ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें। अध्याय 256। मैंने कहा कि तुम एक अयोग्य चिकित्सक हो। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। यह उस युवक की हरकत देखकर सब लोग अचंभित रह गए। यह आदमी हद से ज्यादा बेशर्म है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि महान चिकित्सक हॉलिंग फर्मेंट बीस्ट की जांच कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए? इसके अलावा यह एक स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट है, जोंगशी क्षेत्र का एक खूंखार जानवर है, आपके परिवार का पालतू नहीं। इसे छूना मानो यह कोई पालतू कुत्ता हो। आखिर आप क्या कर रहे हैं? मैं भी ये देखना चाहूंगा कि यह स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट किस चीज से पीड़ित है। सबकी आंखों में संदेह देखकर उस युवक ने पीछे मुड़कर मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर मोयू ने नाक सिकुड़ी। जैसे ही वह व्यक्ति मुड़ा, उसने उसे पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे बार बार शर्मिंदा किया था, झांक जुबान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी गायब हो गया। वह तो गर्जना करते आकाश के राक्षस को छूने के लिए आगे बढ़ गया था। हॉलमास्टर फैंग ने हमें ग्रैंडमास्टर किंग यांग द्वारा उस जंगली जानवर के उपचार का तरीका देखने के लिए आमंत्रित किया है। हम यहाँ सीखने आए हैं, इसलिए हमें आज्ञाकारी रूप से अपनी अपनी जगह पर बने रहना चाहिए और कार्यवाही को चुपचाप देखना चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष के निदान में दखल देने के लिए तुम इसे छूने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या आप डांट खाने के लिए खुद ही न्योता नहीं दे रहे हैं? जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ग्रैंडमास्टर किंग यांग का चेहरा दृढ़ हो गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बेहद साहसी, अपनी आस्तीन झटकते हुए उसने हॉलमास्टर फैंग की ओर मुड़कर तीखी आलोचना की। क्या बीस्ट हॉल के लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं? क्या वे आमतौर पर इतने अनुशासनहीन होते हैं? जरा देखिए, क्या उसे पता भी है कि वह क्या देख रहा है? बिना कुछ जाने इतनी लापरवाही से छूना कितना घमंडी हो सकता है? ग्रैंडमास्टर, शांत हो जाए। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह शायद गरजते आसमान के राक्षस को लेकर चिंतित है। झांक जुबान से इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़कर हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट को छूने की उम्मीद न करते हुए हॉलमास्टर फैंग ने तुरंत ग्रैंडमास्टर किंग यांग को शांत करने की कोशिश की। सालों तक साथ काम करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने इलाज के दौरान पूरी तरह से शांति चाहिए। उनकी बात काटते हुए ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने अभिमानपूर्ण लहजे में कहा। मैं जानता हूं, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि आप जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चूंकि हम कई वर्षों से मित्र हैं, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि ये वह जगह नहीं होनी चाहिए जहां कोई नाकाबिल व्यक्ति प्रवेश कर सके। मैं हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का उपचार कर रहा हूं, इसलिए उन सभी को यहां से भगा दो। अपनी बात समाप्त करते हुए ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने घमंड से अपने हाथ हिलाए। वह कौन था? बेईवू साम्राज्य में एक महान चिकित्सक जो अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं। जब वे किसी का इलाज कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ और कहा कि वह भी देखना चाहता है। आपको चिकित्सा के बारे में क्या जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? कृपया शांत हो जाए ग्रैंडमास्टर किंग यांग। ये कुछ युवा पशु प्रशिक्षक हैं जिन्होंने आज ही परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये उपचार प्रक्रिया देख सकें। इनका आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, हॉलमास्टर फैंग ने कहा। जी हाँ, पशु प्रशिक्षक झांग ने केवल जिज्ञासावश ही गरजते आकाश के जानवर को छुआ था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। बीस्ट टैमलू भी उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा। तो मैं इस मामले को तुम्हारे हवाले कर देता हूं। आशा है कि भविष्य में बीस्ट हॉल अधिक अनुशासित रहेगा। किसी का इलाज करने के लिए मुझे पूर्ण शांति चाहिए। हर कोई कार्यवाही देखने के योग्य नहीं है और मेरा इलाज हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई अज्ञानी मूर्ख गड़बड़ करे, इलाज की प्रक्रिया में दखल दे और इलाज के सर्वोत्तम समय में देरी करे, तो क्या तुम में से कोई इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए गुस्से से गुर्राया। उनका अधिकार निर्विवाद था। जी हाँ, हॉलमास्टर फैंग ने जल्दी से सिर हिलाया। पशु प्रशिक्षकों और चिकित्सकों की स्थिति लगभग समान थी, लेकिन चून की दूसरी तरफ से अनुरोध करने वाला वही व्यक्ति था, इसलिए उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल यही एक व्यक्ति था जो उस भयानक राक्षस का इलाज करने में सक्षम था। इसलिए भले ही चिकित्सक कितनी भी कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसके पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और दूसरे पक्ष के सौहार्दपूर्ण रवैये को देखते हुए ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान बेहोश पड़े हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट की ओर मोड़ा। आपने पहले कहा था कि आपने समस्या की पहचान कर ली है। क्या इसका इलाज करने का कोई तरीका है? हॉलमास्टर फैंग ने घबराकर पूछा। प्रारंभिक निदान के बाद मैंने इसकी बीमारी की जड़ की पुष्टि कर ली है। ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने भव्यता से इशारा किया। सबकी आंखें चमक उठीं। एक कुशल चिकित्सक से यही उम्मीद की जाती है। उन्होंने समस्या की जड़ को तुरंत पहचान लिया। ये जानना जरूरी है कि 3 स्टार पशु प्रशिक्षकों और कई 1 स्टार पशु प्रशिक्षकों ने पूरे 2 दिनों तक हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट की जांच की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने शांत भाव से कहा, जिस तरह से यह स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट रात में बहुत सक्रिय रहता है, आंतरिक गर्मी से भरा रहता है और अक्सर आकाश की ओर दहाड़ता है, मुझे लगता है कि ये साथी की तलाश में है। क्या आप किसी साथी की तलाश में हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जंगली जानवरों में भी कामुकता होती है और शरद ऋतु में ये कामुकता और भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उस स्तर तक पहुँच जाती है जहाँ उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले जो देखा उसके आधार पर उसका शरीर गर्म है और उसे अपनी कुंठाओं को निकालने के लिए तुरंत किसी साधन की जरूरत है। हालांकि जब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो वह और भी बेचैन होता जा रहा है। समय बीतने के साथ उसके शरीर के भीतर जमा गर्मी उसके अंगों में फैल गई, जिससे वह कोमा में चला गया। ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऐसा लग रहा था मानो वे ज्ञान से दमक रहे हों। हमने पहले भी इस संभावना पर विचार किया था, बस उस खूंखार जानवर की उम्र को देखते हुए ये संभावना नहीं है कि वह उस स्तर तक पहुंच गया हो। हॉलमास्टर फैंग ने संदेहपूर्वक पूछा। जंगली जानवरों का आकलन मानवीय मानकों से नहीं किया जा सकता। एक बार जब उनके शारीरिक कार्य परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें कामेच्छा जागृत हो जाती है।
रात में नींद न आना, आसमान की ओर चिल्लाना और इस तरह के लक्षण साथी की चाहत के संकेत हैं। मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। ग्रैंड मास्टर किंग यांग ने भीड़ की ओर मुड़कर देखा और उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी जिसने देखने वालों पर दबाव डाला। क्यों, क्या आपको मेरे निदान पर संदेह है? बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बस इतना ही। हॉल मास्टर फैंग ने सिर हिलाया और इस समस्या पर ज्यादा देर तक विचार न करते हुए ग्रैंड मास्टर किंग यांग की ओर चिंता से देखा। तो ऐसी बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है? भले ही यह जटिल प्रतीत होता हो, लेकिन समस्या की जड़ का पता चल जाए तो इसे हल करना उतना मुश्किल नहीं है। चूंकि यह साथी की तलाश में है तो हम इसके लिए एक साथी ढूंढ ही सकते हैं। ग्रैंड मास्टर किंग यांग मुस्कुराए। एक मिल जाए। हॉल मास्टर फैंग के चेहरे पर कड़वाहट का भाव दिखाई दिया। अन्य दो स्टार पशु प्रशिक्षकों ने भी अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए एक मादा ढूंढना नहीं चाहते, लेकिन स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट एक दुर्लभ प्रजाति है। लगभग असंभव है कि आपको इसके जैसी ही उम्र की दूसरी मादा मिल जाए। स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट जैसा एक खूंखार हवाई जीव जो परिपक्व होने से पहले ही जोंगशी जितनी ताकत रखता हो, अत्यंत दुर्लभ था। विशाल जुवानलुओ पर्वत श्रृंखला के पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी ऐसे 2 से अधिक जीव होने की संभावना बहुत कम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अविश्वसनीय गति से उड़ने में सक्षम है। अगर उन्हें गलती से एक मिल भी जाए तो वे उसे पकड़कर पालतू कैसे बना पाएंगे? बीस्ट हॉल में स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के होने का कारण यह था कि उन्होंने इसे बचपन से पाला पोसा था, यहाँ तक कि इसके लिए एक निवास स्थान भी बनवाया था और इसकी सेवा के लिए शिष्यों को भेजा था। यही मुख्य कारण था कि इसने यहीं रहना चुना। सच कहूं तो अब तक कोई भी इसे वश में नहीं कर पाया था और न ही इसने किसी के साथ कोई समझौता किया था। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, बल्कि यह उनके लिए ऐसा करना असंभव था। गरजते आकाश का राक्षस मनुष्यों के प्रति पूर्वाग्रही था, इसलिए उसे पूरी तरह वश में करना असंभव था। मान लीजिए कि यदि उसे पूरी तरह वश में कर लिया जाता तो वह अपने स्वामी से संवाद कर पाता। यदि ऐसा होता तो राक्षस को वश में करने वाले लोग उसकी समस्या जान लेते और उसका इलाज स्वयं कर लेते। उन्हें उसकी स्थिति का निदान करने के लिए ग्रैंड मास्टर किंग यांग को बुलाने की इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। जब वे एक ऐसे विशालकाय जीव को भी वश में नहीं कर पाए जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, तो वे इतने कम समय में उसके लिए साथी कैसे ला सकते थे? स्पष्टतः यह कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है। दूसरा मिलना असंभव है। जी हाँ, हॉल मास्टर फैंग ने सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर किंग यांग, कृपया कोई दूसरा उपाय खोजें। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, बशर्ते हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट को बचाया जा सके। मेरे पास एक समाधान है और इससे समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। बस ये समाधान थोड़ा मुश्किल होगा। ग्रैंड मास्टर किंग यांग एक पल के लिए हिचकिचाए। चूंकि इसका समाधान मिल गया है तो मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप जल्दी से इसका इलाज करें। हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है। ग्रैंड मास्टर किंग यांग ने अपने हाथ पीठ पीछे रखते हुए सिर हिलाया। भले ही इसके लिए साथी मिलना असंभव हो, लेकिन इसकी कुंठा को शांत करने का एक और आसान उपाय है। वो है बधियाकरण। अगर ऑपरेशन सफल रहा तो भविष्य में इसे ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर यह अपना पूरा ध्यान पशुशाला के काम पर लगा सकेगा। नपुंसकीकरण। हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोग अचंभित रह गए। केवल बधियाकरण के माध्यम से ही यह अपने मन को शांत कर पाएगा। कम से कम इसे हर दिन निराशा और गर्मी से होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। ग्रैंड मास्टर किंग यांग ने हॉल मास्टर फैंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या बीस्ट हॉल में ऐसे कई अन्य खूंखार जानवर नहीं है जिन्हें परेशानी से बचने के लिए बधिया कर दिया गया था? यह हॉल मास्टर फैंग ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। पशुशाला में कई खूंखार जानवर थे जिन्हें जन्म के समय ही नपुंसक बना दिया जाता था। इस तरह उनका ध्यान उनकी अन्य जरूरतों की ओर नहीं भटकता था और वे अपने स्वामी के प्रति अधिक आज्ञाकारी होते थे। ठीक है, यह मेरा निदान है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जल्दी फैसला लेना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यह जीव ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। अगर आपने समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो मुझे डर है कि यह कल तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। इस बिंदु पर ग्रैंड मास्टर किंग यांग ने बोलना बंद कर दिया और चुपचाप वहीं खड़े रहे, दूसरों के निर्णय लेने की प्रतीक्षा करने लगे। क्या हमें ऐसा करना ही होगा? हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोग असमंजस में एक दूसरे को घूरने लगे। स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट बचपन से ही उनके साथ था। वे कई वर्षों से साथ थे और पशु प्रशिक्षक उसे अपना रिश्तेदार मानते थे। उसे नपुंसक बनाना, वे ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। इसके अलावा हालांकि बीस्ट हॉल में खूंखार जानवरों को बधिया करने के कई उदाहरण मौजूद थे, लेकिन उनमें से काफी संख्या में जानवर ऑपरेशन के दौरान जीवित नहीं रह पाए और मौके पर ही मर गए। द हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट गंभीर रूप से बीमार था और इस समय वह कोमा में चला गया था। उसकी शारीरिक स्थिति ठीक न होने पर ऐसा ऑपरेशन करना उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसके अलावा जोंगशी क्षेत्र के एक खूंखार जानवर में बुद्धि होती है। यदि वे ऐसा करके उसे क्रोधित करते हैं तो संभव है कि वह हमेशा के लिए पशुशाला छोड़कर चला जाए। वास्तव में वह पशुशाला से बदला लेने की कोशिश भी कर सकता है और इससे पशुशाला पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। ऐसा नहीं था कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। अन्य पशुशालाओं में भी ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं और उन्होंने एक अर्ध-जोंगशी जंगली जानवर को नपुंसक बना दिया था। इससे वह जंगली जानवर क्रोधित हो गया और न केवल उसने पशुशाला छोड़ दी, बल्कि उसने पशुशाला के कर्मचारियों को शत्रुता की दृष्टि से देखा और अक्सर उत्पात मचाने के लिए वापस लौट आता था। अंततः बीस्ट हॉल के पास इसे मारने के लिए केवल विशेषज्ञों को भेजने का ही विकल्प बचा था। ऐसा कहा जाता है कि उस क्रूर जानवर के मारे जाने के बाद उसका स्वामी लगातार 3 दिनों तक रोता रहा। अत्यधिक शोक के कारण उसकी जहन की शक्ति समाप्त हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार मनुष्यों का सम्मान किया जाना चाहिए, उसी प्रकार जंगली जानवरों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरे पक्ष को बिना बताए उसे नपुंसक बना देना एक प्रकार का घोर अपमान है। ग्रैंड मास्टर किंग यांग, क्या कोई और उपाय है? यह वाकई आसान विकल्प नहीं है। कुछ क्षण संकोच करने के बाद हॉल मास्टर फैंग ने पूछा, ये तो समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हम इस मामले को भूल सकते हैं।
मैंने आपको अपनी बीमारी का निदान और इलाज बता दिया है, अब इसे अपनाना या न अपनाना आपकी मर्जी है। लेकिन भविष्य में अगर कोई और समस्या आती है तो आपको मुझसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर किंग यांग ने नाराजगी से कहा। उन्होंने समस्या की जड़ और उपचार विधि प्रस्तुत कर दी थी, फिर भी दूसरा पक्ष उनके निर्णय पर सवाल उठाता रहा। क्या उन्हें एक कुशल चिकित्सक के रूप में उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं था? यह दूसरे पक्ष की बात सुनकर हॉल मास्टर फैंग ने दांत पीसते हुए दूसरे पक्ष के समाधान पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, अचानक एक भावहीन आवाज हवा में गूंज उठी। पहले मैंने सुना था कि अयोग्य चिकित्सक अपने मरीजों की जान ले सकते हैं। तब मुझे लगता था कि यह असंभव है, लेकिन यह सोचकर ही डर लगता था कि मैं खुद अपने सामने ऐसे ही किसी चिकित्सक को देखूंगा। क्या कहा आपने? ग्रैंड मास्टर किंग यांग क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि भीड़ के बीच एक युवक खड़ा है जो शांत भाव से उनकी ओर देख रहा है। ये वही व्यक्ति था जो कुछ देर पहले चुपके से आगे बढ़कर गरजते हुए आकाश के राक्षस को छूने गया था। झांक जुबान, मैं कहता हूं कि तुम एक अयोग्य चिकित्सक हो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो। गंभीर भाव से झांक जुबान ने कहा, इसका मतलब है कि तुम एक मूर्ख हो और तुम्हारी चिकित्सा क्षमता बहुत कम है। जब तुम बीमारी की जड़ का पता नहीं लगा पाते तो अपनी कल्पना के आधार पर मनमाना निदान कर देते हो। अध्याय 257। अगर आप एक अयोग्य चिकित्सक नहीं हैं तो और क्या हो सकते हैं? स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। उन्होंने कहा कि ग्रैंड मास्टर किंग यांग एक अयोग्य चिकित्सक हैं। उन्होंने कहा कि वह कम चिकित्सा कौशल वाला मूर्ख है। सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि मुयू, जो झांक जुबान के प्रति द्वेष रखता था, भी स्तब्ध रह गया। ये कहना कि ग्रैंड मास्टर किंग यांग एक अयोग्य चिकित्सक हैं, ये दूसरे पक्ष की व्यावसायिकता का अपमान करने के बराबर है और सुलह का कोई रास्ता नहीं है। आखिर क्यों तुम जैसे व्यक्ति जिसे चिकित्सा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इतना बड़ा चढ़ाकर व्यवहार कर रहे हो? हालांकि किसी खूंखार जानवर का बधियाकरण करना आम बात नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि यह पहले कभी हुआ ही ना हो। अगर वे इसका बधियाकरण नहीं करते हैं तो क्या स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के इलाज का कोई और उपाय है? पशु प्रशिक्षक झांग। हॉलमास्टर फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ग्रैंड मास्टर किंग यांग का अपमान करेगा, इसलिए उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत ग्रैंड मास्टर किंग यांग की ओर मुड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। ग्रैंड मास्टर किंग यांग, गुस्सा मत कीजिए, वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, चुप रहो। ग्रैंड मास्टर किंग यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मानो कोई क्रोधित शेर हो। उन्होंने अपने सामने खड़े युवक को ठंडी निगाहों से देखा। कठोर स्वर में उन्होंने कहा, मैं किंग यांग 29 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत लोगों की जान बचाई है और अनगिनत बीमारियों से उन्हें मुक्ति दिलाई है। ये पहली बार है जब किसी ने मेरा इस तरह अपमान किया है। युवक, चाहे तुम पशु प्रशिक्षक हो या ना हो, और तुम्हारा समर्थन कौन कर रहा है, अगर तुमने आज अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझाई तो मेरे इस तरह के कठोर व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। बूम! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उससे एक शक्तिशाली आभा तुरंत फूट पड़ी जो आकाश तक पहुंच गई। यह इतनी शक्तिशाली और दमनकारी थी कि इसने युनताओ और अन्य लोगों को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ग्रैंड मास्टर किंग यांग एक ज़ोंगशी विशेषज्ञ हैं। व्यवसाय चाहे जो भी हो, प्रतिभा एक महत्वपूर्ण कारक होने के साथ साथ उसके अनुरूप साधना स्तर की भी आवश्यकता होती थी। द्वितीय सितारा स्तर तक पहुंचने वाले अधिकांश लोग ज़ोंगशी स्तर के विशेषज्ञ थे। यही कारण था कि द्वितीय सितारा स्तर तक पहुंचने वालों को ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। यह न केवल उस व्यक्ति की व्यवसाय में निपुणता के प्रति सम्मान का प्रतीक था, बल्कि उसकी साधना और शक्ति के प्रति भी सम्मान का प्रतीक था। बेईवू साम्राज्य के सबसे कुशल चिकित्सक होने के नाते किंग यांग ने अपने चिकित्सा पेशे के दौरान कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। यदि उनकी परिष्कृत बुद्धि न होती तो वे अब तक झांक जुबान पर अपना प्रकोप बरसा चुके होते। तुम्हारा अपमान कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं। अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो तुम्हारा अपमान तो कब का हो चुका होता। दूसरे पक्ष की धमकियों के बावजूद झांक जुबान ने उसे बस उदासीनता से देखा। ग्रैंड मास्टर किंग यांग की बाहें तन गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे मार डालोगे? तुम गरजते आकाश के राक्षस की बीमारी को समझ नहीं पाए और तुमने बेतुका निदान कर दिया। अगर इसका इलाज तुम्हारे बताए अनुसार किया गया तो न केवल गरजते आकाश का राक्षस बच नहीं पाएगा, बल्कि मौके पर ही मर जाएगा। क्या यही तुम्हारे निदान का नतीजा है? तुम एक अयोग्य चिकित्सक के अलावा और क्या हो सकते हो? और फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद तुम किसी को इसके बारे में बात करने नहीं देते। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? झांक जुबान ने अपनी बाहें उठाईं। आप, ये शब्द सुनकर ग्रैंड मास्टर किंग यांग इतने क्रोधित हो गए कि उनके मुंह से खून की उल्टी आने ही वाली थी। ज़ोंगशी क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उसने सोचा कि दूसरा पक्ष डर के मारे उसे माफी मांगेगा। लेकिन झांक जुबान ने न केवल उसकी बेबाकी से आलोचना करना जारी रखा, बल्कि उसे कठोर चमड़ी वाला होने के लिए फटकार भी लगाए। एक प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर चिकित्सक को एक युवक द्वारा सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई जा रही थी। उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि वे पागल होने की कगार पर थे। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही ग्रैंड मास्टर किंग यांग क्रोधित होने ही वाले थे, तभी वह युवक पास आया और गरजते हुए आकाश के राक्षस के सामने खड़ा हो गया। स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट की उम्र का पता लगाने का सबसे सीधा तरीका उसके दांत हैं। एक परिपक्व हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के बाहर दिखाई देने वाले दांतों का माप ठीक 3 इंची और 3 गुण होगा। मेरा मानना है कि सभी पशु प्रशिक्षकों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मुझे और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 इंची और 3 गुण 1.1 मीटर। झांक जुबान ने गरजते आकाश के राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहा, इस राक्षस के दांत केवल 2 इंची और 7 गुण लंबे हैं, जो साबित करते हैं कि यह अभिवयस्कता से कुछ दूर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह केवल 17 वर्ष का होना चाहिए। गरजते आकाश के राक्षस के 200 वर्षों के जीवनकाल के आधार पर यह अभी भी एक बच्चा होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अपरिपक्व जंगली जानवर में कामुकता कैसे हो सकती है? 2 इंची और 7 गुण 90 सेमी। शुरू में हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोगों को लगा कि झांक जुबान सिर्फ परेशानी खड़ी कर रहा है।
हालांकि उसकी बातें सुनकर वे सभी दंग रह गए। अन्य लोगों को शायद ये पता ना हो कि यह गर्जनाशील आकाश दानव कितना पुराना था, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। जब से यह शिशु था तब से यह पशुशाला में रह रहा था। तब से 17 वर्ष बीत चुके थे। झांक जुबान की बातें बिल्कुल सही थीं। अगर किसी को पहले से पता ना हो तो उसके लिए ये समझना असंभव था कि इतने विशाल शरीर वाला व्यक्ति केवल 17 वर्ष का होगा। 200 साल की जीवन अवधि वाले उस क्रूर जानवर के लिए वह 7 से 8 साल के मानव बच्चे से किसी भी तरह से भिन्न नहीं था। यह एक खूंखार जानवर है, ग्रैंडमास्टर किंग यांग ने गुस्से से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, झांक जुबान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मुझे यह मत कहो कि जंगली जानवर की शारीरिक स्थिति मनुष्य से अलग होती है, इसलिए उनका शारीरिक विकास भी अलग होता है। अगर यह प्राणी सचमुच अत्यधिक कामेच्छा से ग्रस्त है और साथी की लालसा रखता है तो इसे केवल अत्यधिक गर्मी, बेचैनी और उग्र स्वभाव ही होगा। कामेच्छा के कारण इस तरह कोमा में जाना। ग्रैंडमास्टर किंग यांग, आपके इस तरह का निर्णय लेने का मतलब क्या ये हो सकता है कि आप भी इसी तरह की स्थिति का अनुभव करते हों? झांक जुबान ने पूछा। ये सच है, अगर यह वासना से भी अभिभूत हो जाए तो भी केवल असुविधा ही होगी। मैंने कभी किसी को स्त्री शरीर के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण कोमा में जाते नहीं सुना। झांक जुबान की बातों से सभी लोग अचंभित रह गए। उनकी व्याख्या को तर्कसंगत पाते हुए वे सहमति में आपस में धीरे धीरे बोलने लगे। एक परिपक्व वयस्क के लिए साथी की तलाश करना एक शारीरिक आवश्यकता है। ये केवल जंगली जानवरों पर ही लागू नहीं होता, मनुष्यों पर भी यही बात लागू होती है। हालांकि उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो प्रेमिका न मिलने के कारण घुटन की हद तक कोमा में चला गया हो। ये तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ग्रैंडमास्टर किंग यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झांक जुबान की बातों का खंडन करना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अपनी आस्तीन झटकते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, चूंकि आप कहते हैं कि यह कामेच्छा नहीं है तो फिर आपके विचार से इसे उत्तेजित करने का कारण क्या था? और पूर्णिमा की रातों में यह अपनी अथाह ऊर्जा को निकालने का रास्ता ढूंढते हुए इधर उधर क्यों भागता है? क्या रात में बेचैन होना और अथाह ऊर्जा होना ये दर्शाता है कि वह साथी की तलाश में है? ये कैसी तर्कसंगत बात है? झांक जुबान ने सिर हिलाया। अगर यही कारण है तो जब कोई भी चीज़ उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है तो उसकी भूख कम क्यों हो जाती है? ग्रैंडमास्टर किंग यांग स्टंप हो गए। भले ही वह साथी की तलाश कर रहा हो, लेकिन एक जंगली जानवर होने के कारण बोलने में असमर्थ होने के बावजूद उसके पास खुद को व्यक्त करने के कई तरीके थे। ये सचमुच समझ से परे था कि वह भोजन क्यों नहीं खाता था और हर चीज़ में दिलचस्पी क्यों नहीं लेता था। शिष्य के शब्दों से हमें पता चलता है कि 10 दिन पहले गरजते आकाश के उस जानवर को केवल भूख नहीं लग रही थी। दिन बीतने के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह तक वह और सहन नहीं कर पाया और अंततः बेहोश हो गया। अगर वह सचमुच साथी की तलाश में था तो वह उड़ सकता था। ऐसा लगता है कि उसे पशुशाला से बांधने वाली कोई जंजीर नहीं है जो उसे उड़ने से रोक रही हो। भीड़ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीस्ट हॉल हर उपलब्ध अवसर पर उस व्यक्ति की चापलूसी करने की कोशिश करेगा, भला वे इसे कैसे बांध सकते हैं? अगर वह सचमुच साथी न मिलने से परेशान था तो वह खुद ही साथी की तलाश में बाहर उड़ सकता था। आंगन में खुद को इतना घुटन महसूस करने का कोई कारण नहीं था कि वह बेहोश हो जाए। उनके विश्लेषण को सुनकर सभी को ग्रैंडमास्टर किंग यांग के निदान पर संदेह होने लगा। वे अजीबोगरीब भावों के साथ उनकी ओर देखने लगे। तो आपके हिसाब से यह क्या है? ग्रैंडमास्टर किंग यांग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कई छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और इस समय उनका गुस्सा शांत हो चुका था। खुद को रोक न पाने के कारण उन्होंने पूछा। चूंकि यह साथी की तलाश नहीं कर रहा है इसलिए जवाब सीधा सा है। गरजते आकाश का दानव या तो सचमुच गंभीर रूप से बीमार है या किसी अन्य समस्या से ग्रस्त है। झांक जुबान ने भीड़ का जायजा लिया। आप सभी को गरजते आकाश के दानव के पंजे को देखना चाहिए। आम चील जैसे खूंखार जानवर से अलग गरजते आकाश के जानवर के पंजों पर मांस की मोटी परत होती है जो इंसानी पैरों जैसी होती है। सामान्य परिस्थितियों में पंजे का रंग हरा सुनहरा होना चाहिए, हालांकि इस समय मांस के भीतर लाल नसें दिखाई दे रही हैं। सभी ने तुरंत गरजते आकाश के राक्षस के पंजे की ओर देखा। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि उसमें वास्तव में खून जैसी लाल नसें थीं। नसें बेहद पतली थीं, ठीक वैसे ही जैसे मानव शरीर में केशिकाएं होती हैं। अगर ध्यान से न देखा जाए तो इन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। अधिकांश खूंखार जानवरों के सिर पर मांस का मुकुट होता है और गर्जना करने वाला आकाश राक्षस भी इसका अपवाद नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में यह मुकुट हल्का लाल होता है, हालांकि इस समय यह हल्का पीला है। भले ही यह आसानी से दिखाई न दे फिर भी यह आंखों से नजर आता है। झांक जुबान ने कहा। सभी ने तुरंत उधर देखा और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा झांक जुबान ने कहा था। ये किस प्रकार की बीमारी है? झांक जुबान की उस क्षमता ने जिससे उसने गरजते आकाश के राक्षस पर मौजूद अनेक स्पष्ट लक्षणों को इंगित कर दिया था, भीड़ को उसके निर्णय के प्रति आश्वस्त कर दिया था। स्वयं को रोक न पाने के कारण हॉलमास्टर फैंग ने तुरंत प्रश्न पूछा। एक तरह से देखा जाए तो ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुझे हॉलमास्टर फैंग को बधाई देनी चाहिए। झांक जुबान मुस्कुराए। बधाई दूं? आप मुझे बधाई क्यों देंगे? हॉलमास्टर फैंग स्तब्ध रह गए। द हाउलिंग फिरमेंट बीस्ट अभी भी कोमा में था और यह कहना मुश्किल था कि उसकी जान खतरे में है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको समस्या का कारण पता है तो आपको उसका समाधान भी पता होना चाहिए। ऐसे बधाई भरे शब्द तो उसके कोमा से बाहर आने के बाद ही कहे जाने चाहिए, अभी क्यों? अगर मैं गलत नहीं हूं तो गरजते आकाश का दानव संभवतः वंश विकास से गुजर रहा है। झांक जुबान ने कहा। वंशानुगत विकास? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? हॉलमास्टर फैंग स्तब्ध रह गए। बाकी लोगों को भी झांक जुबान की बातें अविश्वसनीय लगीं। किसी खूंखार जानवर के वंश का विकास जीन में उत्परिवर्तन के समान था, यह अत्यंत दुर्लभ था। इसके अलावा बिना किसी कारण के इसका होना असंभव था। इसका कारण अत्यधिक शुद्ध रक्त का अवशोषण या बहुमूल्य जड़ी बूटियों का सेवन हो सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट ने इन दोनों में से किसी का भी अनुभव किया हो। इसके अलावा वंश विकास के कारण हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट कोमा में नहीं जाना चाहिए था, मानो वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया हो।
सबकी आंखों में अविश्वास देखकर झांक जुबान मुस्कुराया और हॉलमास्टर फैंग की ओर मुड़ा। क्या आधा महीना पहले स्टीव फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट ने यिन ऊर्जा से भरपूर किसी स्थान का दौरा किया था? यह लगभग आधा महीना पहले इसने एक व्यक्ति को यिन टेम्पेस्ट वैली तक पहुंचाया था। जवाब देने वाला पशु प्रशिक्षक वांग था। वही उस जानवर को वहां ले गया था, इसलिए उसे सारी बातें स्पष्ट रूप से याद थीं। यिन टेम्पेस्ट घाटी यिन ऊर्जा से भरपूर है और वहां यिन टेम्पेस्ट फल नामक एक अत्यंत शक्तिशाली यिन गुण वाला फल उगता है। यह उस व्यक्ति की साधना को बढ़ाने की क्षमता रखता है जिसका शारीरिक गठन यिन की ओर झुका हुआ हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस व्यक्ति ने शायद इस फल को भुगतान के रूप में प्रस्तुत किया होगा, झांक जुबान ने कहा। बिल्कुल सही, पशु प्रशिक्षक वांग ने सिर हिलाया। बीस्ट माउंट के लिए शुल्क का भुगतान सोने के सिक्कों या दुर्लभ जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जा सकता था। यिन टेम्पेस्ट फल एक बेहद प्रसिद्ध वस्तु थी और इसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा यह एक ऐसा उत्पाद था जो बाजार में बहुत कम ही मिलता था और धन होने पर भी इसे खरीदना लगभग असंभव था। स्वाभाविक रूप से पशु प्रशिक्षक वांग ने अपना भुगतान स्वीकार कर लिया। इस घटना का कारण यिन टेम्पेस्ट फ्रूट है, झांक जुबान मुस्कुराया। सभी को पता होना चाहिए कि हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट नर है, इसी कारण इसके शरीर में अत्यधिक यांग गुण मौजूद है। यिन टेम्पेस्ट फ्रूट खाने के बाद यिन और यांग आपस में टकरा गए। फिर भी इसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी असुविधा ही हो सकती थी। इसके विशाल शरीर को देखते हुए ये समय बीतने में बस कुछ ही पल बाकी थे। लेकिन इस समय आपने इसे स्पिरिट रिजुवेनेशन वाटर पिला दिया। स्पिरिट रिजुवेनेशन वाटर मन को शांत करता है, आत्मा को पुनर्जीवित करता है और बेचैनी को कम करता है। इसका मुख्य घटक किण्वित मदर ग्रास है। यह एक तटस्थ औषधीय जड़ी बूटी है जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। तर्कसंगत रूप से इसका कितना भी सेवन किया जाए इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि संयोगवश इस जड़ी बूटी का गुण यिन टेम्पेस्ट फल की प्रकृति से मेल नहीं खाता। संपर्क में आने पर यिन टेम्पेस्ट फल की ये नाभा 3 गुना से अधिक बढ़ जाती है। ये दोनों ही अनरेबल यांग पिल के निर्माण के लिए आवश्यक मुख्य सामग्रियां हैं और यह यांग गुण वाली शारीरिक संरचनाओं को जागृत करने में अत्यंत शक्तिशाली है, झांक जुबान ने आगे कहा। हॉलिंग फर्मेंट बीस्ट के शरीर के भीतर यांग गुण के उत्तेजित होने के कारण ही वह रात में सो नहीं पाता था और उसमें अथाह ऊर्जा होती थी, मानो वह अत्यधिक कामेच्छा से पीड़ित हो। अगर सिर्फ यही होता तो यह मामला सुलझ जाता। जब तक इसके शरीर में यिन और यांग का संतुलन स्थापित हो जाता, समस्या हल हो जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि हॉलमास्टर फैंग ने किसी से इसे 2 ऊष्माक्षीणन की गोलियां खिला दी। इस बिंदु पर झांक जुबान ने दया भाव से अपना सिर हिलाया। ऊष्मा अपव्यय घास में आर्कटिक घास होती है और आर्कटिक घास शरीर के भीतर यांग ज्वालाओं को शांत करती है। जब इसे खिलाया गया तो गरजते आकाश के राक्षस के भीतर की यांग ऊर्जा उत्तेजित हो गई। इतना ही नहीं, इसने एक साथ 2 खा लिए थे। यह आग के पौधे पर बर्फ के टुकड़े फेंकने के बराबर है। इसके शरीर के भीतर गर्म और ठंडे के टकराव के बावजूद यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यह मौके पर ही नहीं मरा। सच कहें तो गरजते आसमान का राक्षस सचमुच एक दयनीय प्राणी था। शुरुआत में कुछ दिनों के आराम के बाद वह खुद ही ठीक हो सकता था। फिर भी उसके आसपास के लोगों की दयालुता के चलते उसे मौत के कगार पर धकेल दिया गया। और फिर भी उन्होंने दावा किया कि वे इसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि यह तो उसकी हत्या करने जैसा था। हॉलमास्टर फैंग और अन्य पशु प्रशिक्षकों का चेहरा तुरंत भयानक हो गया। स्पष्टतः उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि गरजते आकाश के राक्षस की यह हालत उनके द्वारा गलत दवा पिलाने का परिणाम थी। मामले को याद करने की कोशिश करो। क्या दवा खिलाने के बाद ही उस विशालकाय राक्षस की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी? झांक जुबान ने आगे पूछा। हाँ, पशु प्रशिक्षक के प्रशिक्षु के शब्दों को याद करते हुए सभी ने सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बात बिल्कुल सच थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इसे एक आम दवा खिलाने से इतने गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वर्तमान में इसके शरीर के भीतर यांग ऊर्जा और ये नाभा में संघर्ष चल रहा है। यदि आप अभी इसका बधियाकरण कर दें तो यांग ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और ये ऊर्जा इस पर हावी हो जाएगी। 2 घंटे से भी कम समय में यह अपनी अंतिम सांस ले लेगा। इस पर झांक जुबान ने ग्रैंड मास्टर किंग यांग की ओर मुड़कर कहा, यही कारण है कि मैंने कहा था कि आप एक योग्य चिकित्सक हैं। यदि आपके बताए अनुसार उपचार किया गया तो न केवल गरजते आकाश के राक्षस को बचाया नहीं जा सकेगा, बल्कि वह अब तक एक लाश बन चुका होगा। यह ग्रैंड मास्टर किंग यांग का शरीर ठंड से कांप उठा। द्वितीय श्रेणी के चिकित्सक होने के नाते उन्हें चिकित्सा पद्धति का गहन ज्ञान था। दूसरे पक्ष का तर्क तर्कसंगत और तथ्यों पर आधारित था, इतना कि उन्हें उसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो दूसरे पक्ष ने पूरी घटना स्वयं देखी हो और वे उनकी क्षमता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें दूसरे पक्ष के शब्दों का खंडन करना चाहिए, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो फिर आपने पहले जिस वंश विकास की बात की थी उसका क्या हुआ? इस डर से कि ग्रैंड मास्टर किंग यांग मुश्किल स्थिति में पड़ जाएंगे, हॉलमास्टर फैंग ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विषय बदल दिया। एक बार जब इसके शरीर के भीतर उत्तेजित यांग ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो यह वंशानुक्रम विकास से गुजरेगा। दूसरी ओर यदि यह यिन और यांग के बीच संतुलन स्थापित करने में विफल रहता है तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि गरजते आकाश का दानव इस कठिन परीक्षा से बच जाता है तो इसकी साधना नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी, अन्यथा मृत्यु इसका इंतजार कर रही है। तो क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? हॉलमास्टर फैंग ने चिंता से पूछा। बिल्कुल है, लेकिन मुझे एक वैद्य की मदद की जरूरत पड़ेगी, झांक जुबान ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा। मोयू शियाओजी एक आधिकारिक औषधालय हैं, वह आपकी मदद कर सकती हैं, युनताओ ने जल्दी से कहा। सबकी निगाहें तुरंत मोयू की ओर घूम गईं। मैं मदद करने को तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? मोयू ने आत्मविश्वास से अपने हाथ पीठ पीछे रख लिए। हालांकि उसे अपने सामने खड़ा व्यक्ति पसंद नहीं था, फिर भी वह हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट को बचाने में मदद करना चाहती थी। इसके अलावा भले ही वह अन्य पहलुओं में दूसरे पक्ष से हीन थी, लेकिन इससे उसे एक औषध विक्रेता के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने अतीत की शर्म से खुद को मुक्त करने का अवसर मिला। क्या आप एक अद्भुत पशु प्रशिक्षक, गुरुओं में वरिष्ठ और एक सक्षम चिकित्सक नहीं हैं?
मैं इन क्षेत्रों में शायद आपकी बराबरी न कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं गोलियां तो बना सकता हूँ। कम से कम मैं एक स्टार औषधालय तो हूँ ही। इसलिए उसने गर्व से भीड़ से बाहर कदम रखा और दूसरे पक्ष से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसका स्वागत तेवर चढ़ाकर और सवालिया लहजे में किया गया। क्या आप गोलियां बना सकते हैं? आप? मोयू लड़खड़ा गई। उन शब्दों को सुनकर वह लगभग फट पड़ी। क्या आप कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते? मैं एक नंबर का दवा विक्रेता हूँ। बेशक मैं नकली दवाइयाँ बना सकता हूँ। दवा बनाने की कला जाने बिना कोई औषध विक्रेता कैसे बन सकता है? हालांकि वह जानती थी कि यह व्यक्ति कोई अच्छी बात नहीं बोल सकता, फिर भी उसे उससे इतनी नफरत की उम्मीद नहीं थी। दांत पीसते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती तेजी से फूलने और सिकुड़ने लगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे दवा विक्रेता को देखा है जो नकली गोलियां बनाने में असमर्थ हो? हाँ, झांक जुबान ने सिर हिलाया। मुझे चिंता थी कि तुमने दवाइयों की बहस के जरिए दवा बनाने की परीक्षा पास कर ली। अगर ऐसा है तो शायद तुम दवाइयां गढ़ने में सक्षम नहीं होगे। दवाओं पर बहस? केवल वही लोग परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है जिन्होंने गोलियों के मार्ग में उच्च स्तर की महारत हासिल कर ली है। मोयू की आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। जिन वरिष्ठों ने औषधि प्रतियोगिता उत्तीर्ण की है वे सभी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि वे औषधियां नहीं बना सकते। ये तो मजाक है। यदि आप औषधालय संघ में ऐसी बातें कहते तो निश्चित रूप से आपकी पिटाई हो जाती। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके सामने खड़े युवक ने चुपचाप एक औषधालय का प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे अपनी कमीज पर लगा लिया। अपना सिर खुजाते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। मैं उसी तरह का वरिष्ठ नागरिक हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और मैं संयोगवश गोलियां बनाने में असमर्थ हूँ। अध्याय 258 दवा की गोलियां बनाने पर मार्गदर्शन, स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। इस बार मोयू सचमुच रो पड़ी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जैसे ही मैंने पशु प्रशिक्षक परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तुम तुरंत दौड़कर आए, मेरे खूंखार जानवर को बुरी तरह पीटा और आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बन गए। ठीक उसी समय जब मैंने गर्व से घोषणा की कि मैं एक प्रशिक्षु चिकित्सक हूँ, तुम एक बार फिर प्रकट हो गए। तुमने न केवल एक द्वितीय श्रेणी के चिकित्सक की आलोचना की, बल्कि तुमने आकाश के भयानक राक्षस की बीमारी का भी वर्णन किया और समस्या का समाधान भी सुझाया। जब मुझे लगा कि मैं दवाइयों के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकता हूँ, तभी तुमने अपना औषधालय का प्रतीक चिन्ह निकाला और कहा कि तुमने दवाइयों पर बहस की परीक्षा पास कर ली है। मैंने आखिर किसे नाराज किया? क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने की अनुमति नहीं देंगे? दवाओं पर बहस? यह क्या है? यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 10 आधिकारिक औषध विक्रेताओं को चुनौती दी जाती है और उन्हें हार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने सुना है कि परीक्षा की यह विधि अत्यंत कठोर है और सफलता दर 1% भी नहीं है। एक ऐसी परीक्षा जिसकी सफलता दर 1% से भी कम हो। ... वहां मौजूद अधिकांश पशु प्रशिक्षक औषधालयों के बारे में जानकार नहीं थे। स्पष्टीकरण सुनकर वे अचंभित रह गए। किसी व्यक्ति को कितना अविश्वसनीय होना पड़ता है कि वह 10 आधिकारिक औषध विक्रेताओं को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। युनताओ हमेशा से खुद को प्रतिभाशाली समझता था। हालांकि कई घटनाओं के बाद उसे अंततः समझ आ गया कि उसकी प्रतिभा इस झांक जुबान के सामने कुछ भी नहीं है। प्रशिक्षण, पशुओं को वश में करना, चिकित्सा कौशल, कुशल शिक्षक, दवाएं बनाना। भाई, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो? मैं अभी जाकर उसे सीख लूंगा। छोड़ो भी, मुझे लगता है कि इसके बारे में पूछना ठीक नहीं होगा। हर बार जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम यही कहते हो कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ तो मैं नासमझ ही कहलाऊंगा। हमेशा की तरह यही हाल देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे इतना जोरदार थप्पड़ न पड़ जाए कि मैं उससे उबर ही न पाऊँ। आखिरकार मोयू शियाओजी को देखो तो जरा। युनताओ को भी मोयू पर दया आ गई। वैसे भी यह आदमी एक राक्षस है। बेहतर यही होगा कि हम अपनी तुलना उससे न करें। चूंकि आप गोलियां बना सकते हैं तो आपके पास गोलियों को बनाने का बर्तन या कुछ ऐसा ही होना चाहिए, है ना? सभी के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए झांक जुबान ने मोयू की ओर रुख किया। ओह! दांत पीसते हुए मोयू ने अपने गुस्से को दबाया और गुस्से में गुर्राए। ठीक है, झांक जुबान ने सिर हिलाया। फिर अन्य पशु प्रशिक्षकों की ओर मुड़कर उसने कहा, हॉल मास्टर फैंग, मुझे उन औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जिनका मैं अभी पाठ करने वाला हूँ। 30 वर्ष पुरानी सीरिंग सनग्रास की एक टहनी, 15 वर्ष पुरानी सोलर फ्लेम ग्रास का एक ताइल। एक ही सांस में उन्होंने कई औषधीय जड़ी बूटियों के नाम गिना दिए। इन जड़ी बूटियों के नाम सुनकर मोयू दंग रह गई। फिर उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे सीरिंग सन पिल बनवाना चाहते हो? बिल्कुल सही, झांक जुबान ने सिर हिलाकर सहमति जताई, मानो ऐसा करना उसके लिए सबसे स्वाभाविक बात हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सीरिंग सन पिल ग्रेड 2 की सर्वोच्च गोली है, जबकि मैं तो सिर्फ एक स्टार दवा विक्रेता हूँ। मैं भला कैसे सफल हो सकता हूँ? मोयू का शरीर कांपने लगा और वह लगभग बेहोश हो गई। क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? 9 यांग गुणों वाली औषधीय जड़ी बूटियों से निर्मित सीरिंग सन पिल यांग ऊर्जा से भरपूर थी। ग्रेड 2 की शिखर गोली होने के कारण इसे सफलतापूर्वक बनाना 3 सितारा औषधालयों के लिए भी कठिन होता। फिर भी झांक जुबान इसे बनाने के लिए अपने जैसी 1 सितारा औषधालय की मदद लेने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? निश्चिंत रहें, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। बस आपको कड़ाही का उपयोग करना और आग के तापमान को नियंत्रित करना आना चाहिए। ये वास्तव में बहुत आसान है। झांक जुबान ने शांत भाव से कहा, क्या कड़ाही का इस्तेमाल करें? आग के तापमान को नियंत्रित करें? बहुत आसान है। मोयू को पछतावा हो रहा था कि उसने उसकी बात क्यों सुनी। उसकी बातें सुनने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तर्कशक्ति की आखिरी कड़ी भी टूट रही हो। भाई, क्या तुम सचमुच दवा विक्रेता हो? प्रशिक्षुओं को भी ऐसी बुनियादी जानकारी होती है। अगर दवाएं बनाना इतना आसान होता तो हर कोई एक महान औषधि निर्माता बन गया होता। गोलियां बनाना महज एक साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसमें एक के बाद एक जोड़ने से 2 का योग हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलियां बनाते समय तापमान और समय पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है।
इस साल ही उसे पहला सितारा मिला था और वह ग्रेड 1 की थोड़ी बेहतर गोलियां भी बनाने में सक्षम नहीं थी। फिर भी झांग जुवान उससे ग्रेड 2 की सबसे बेहतरीन गोली बनवाने की कोशिश कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोली बनाने की प्रक्रिया को वास्तविक समय में समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं गोली बनानी होगी ताकि वह आगे की कार्रवाई तय कर सके। अगर वह गोली बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा तो वह उसे कैसे मार्गदर्शन देगा? इस व्यक्ति का आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगी तो मैं कोई और शिष्य ढूंढ सकता हूँ। बीस्ट हॉल में एक स्टार औषध विक्रेता मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ शिष्य औषध विक्रेता तो मिल ही जाएंगे। उसकी बेचैन शक्ल देखकर झांग जुबान ने भौहें चढ़ा लीं। इस औरत में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें मेरी हर बात पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देनी जरूरी है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तो तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर पाएंगे तो मैं किसी और व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। दूसरे पक्ष की तिरस्कारपूर्ण निगाह देखकर मोयू को ऐसा लगा मानो उसके दिल को 10,000 बिल्लियों ने नोच डाला हो। अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने दांत पीसकर काम स्वीकार कर लिया। त्यानवु साम्राज्य के उस व्यक्ति के अलावा वह हर क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा की धनी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दूरदराज इलाके में एक गंवार उसे अपमानित करेगा। धत्तेरी की, ठीक है, अविश्वसनीय बनने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं तुम क्या करते हो जब मैं बाद में ग्रेड 2 की बेहतरीन गोली बनाने में नाकाम हो जाऊंगा। हाँ, आगे से मेरे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे पक्ष द्वारा परेशानी खड़ी किए जाने के डर से झांग जुबान ने याद दिलाया। चिंता मत करो, मोयू का हठी स्वभाव सामने आ गया। यह अच्छा है फिर। झांग जुबान ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। ये जानते हुए कि मामला अत्यावश्यक था, हॉलमास्टर फैंग ने ढिलाई करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर में उनके सामने औषधीय जड़ी बूटियों का एक गुच्छा प्रकट हुआ। हालांकि यह औषधालय संघ नहीं था, लेकिन जंगली जानवरों की औषधीय जड़ी बूटियों में स्वाभाविक रुचि होने के कारण बीस्ट हॉल में जड़ी बूटियों का प्रचुर भंडार था। चलो शुरू करें। औषधीय जड़ी बूटियों के आने पर झांग जुबान ने उनकी अच्छी तरह से जांच की और सुनिश्चित किया कि वे गोली बनाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं। इस प्रकार उन्होंने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। सभी व्यवसायों में से झांग जुबान जिस व्यवसाय से सबसे अधिक परिचित था वह था गोलियां बनाना। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उसने जो पहली परीक्षा दी वह औषध विक्रेता की परीक्षा थी, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ण पुस्तक के प्रभाव में उसने औषध विक्रेता संघ में जिन पुस्तकों को पलटकर पढ़ा था उनमें निहित ज्ञान को अपने दिमाग में आत्मसात कर लिया था। बुनियादी बातों के लिहाज से देखें तो 2 स्टार और 3 स्टार औषध विक्रेताओं के लिए भी उसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। और हालांकि थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, मोयू ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। कलाई घुमाते ही उसके सामने एक विशाल कड़ाही प्रकट हो गई। फिर उसने तुरंत कड़ाही को गर्म करने के लिए आग जला दी। उसकी सहज क्रियाएं पेशे में उसकी मजबूत पकड़ का प्रमाण थीं। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि उसके लिए ग्रेड 2 की गोली की नकल करना नामुमकिन है, लेकिन दूसरे पक्ष के इतने आत्मविश्वास को देखते हुए उसने कोशिश करने का फैसला किया। आखिर नाकाम होने के बाद उसका मजाक उड़ाने में देर तो नहीं होगी। इतना खराब भी नहीं। उसकी सहज चाल देखकर झांग जुबान ने सिर हिलाया। त्यानवु साम्राज्य की एक प्रतिभाशाली महिला से यही उम्मीद थी। मोयू भले ही युवा और थोड़ी घमंडी थी, लेकिन दवाएं बनाने में वह बाइमिंग, चेन शियाओ और अन्य लोगों से कहीं बेहतर थी। झांग जुबान ने ऐसा सोचते हुए कड़ाही की ओर कदम बढ़ाया और लापरवाही से उसे छू लिया। एक भी शब्द कहे बिना वह वहीं अविचल खड़ा रहा। क्या आपको लगता है कि वह सफल हो पाएगा? उन दोनों को घूरते हुए बीस्ट टेमल्लू को चिंता होने लगी। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति एक खूंखार जानवर को पीट कर वश में कर सकता है और परिणामस्वरूप उसकी वफादारी का स्तर 45 तक पहुंच जाता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हॉलमास्टर फैंग ने कड़वाहट से पूछा। यह मुझे शायद कभी विश्वास ही नहीं होता। बीस्ट टेमल्लू ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर आज उसने जो चौंकाने वाला दृश्य देखा उससे पहले किसी ने उसे ऐसे शब्द कहे होते तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पीट कर मार डालता। किसी खूंखार जानवर को पीट कर वश में करना, और वह भी तब जब उसकी वफादारी का स्तर 45 तक पहुंच गया हो। क्या ये स्पष्ट रूप से मजाक नहीं है? लेकिन आज इसे स्वयं देखने के बाद चाहकर भी वह पलटवार नहीं कर सकता था। उसके सामने खड़ा ये युवक मानो चमत्कारों का रचयिता प्रतीत हो रहा था, जो अपने हर एक कार्य से दुनिया के बारे में सबकी समझ को फिर से लिख रहा था। मैंने एक बार एक प्रतिष्ठित राज्य में एक 3 सितारा गुरु शिक्षक को एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता का मार्गदर्शन करते हुए देखा था। इस उपलब्धि ने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया था। ये सोचकर खुशी होती है कि मुझे ऐसा दृश्य फिर से देखने का अवसर मिलेगा। बीस्ट टेमवान की आंखें चमक उठीं और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। मुझे इसके बारे में भी पता है, लेकिन उस समय जो गोली बनाई गई थी वह प्रथम श्रेणी की गोली थी। वहीं दूसरी ओर जिस गोली के बारे में पशु प्रशिक्षक झांग राजकुमारी मोयू को मार्गदर्शन देने वाले हैं वह द्वितीय श्रेणी की सर्वोच्च गोली है। दोनों कार्यों की कठिनाई का स्तर बिल्कुल अलग है। वास्तव में गोली के स्तर में हर वृद्धि के साथ कठिनाई का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अगर एक प्रथम श्रेणी का प्राथमिक स्तर का औषध विक्रेता दूसरे दर्जे की सर्वोच्च गोली बना ले तो यह निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। हॉलमास्टर फैंग और बीस्ट टेमल्लू ने सहमति में सिर हिलाया। देखो, गोलियां बनाने का काम शुरू होने वाला है। वे इस मामले पर चर्चा कर रहे थे तभी गोलियों की जालसाजी शुरू हो गई। जियोंग जियोंग, कड़ाही में आग की लपटें तेजी से जल रही थीं, मानो कोई कुशल तितली फूलों के बीच से गुजर रही हो। मोयू के पतले और सुडौल हाथ कड़ाही में इतनी तेजी से चल रहे थे कि उनकी परछाई भी दिखाई दे रही थी। हरे कुद्जू के पत्ते रखें। 7 सांसों के बाद सफेद दाढ़ी वाली घास रखें। फिर 14 सांसों के बाद 1000 मायावी बादल लहरदार हाथों का उपयोग करके चिलचिलाती धूप वाली घास रखें। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए झांग जुबान की शांत और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसमें जरा भी ठहराव या झिझक नहीं थी। हालांकि सियरिंग सन पिल को 9 प्रकार की आंत गुणों वाली जड़ी बूटियों से बनाया गया माना जाता था, फिर भी इसमें कई अन्य औषधीय जड़ी बूटियां मध्यस्थ के रूप में डाली जाती थीं।
अन्यथा इतनी सारी आंत गुणों वाली जड़ी बूटियों को कड़ाही में डालने से अगर कड़ाही फट न जाए तो यह एक चमत्कार ही होगा। और शुरुआत में मोयू को नहीं लगा था कि दूसरे पक्ष के निर्देशों का पालन करने से वह दूसरे दर्जे की सर्वोच्च औषधि बना पाएगी। हालांकि जैसे जैसे औषधीय जड़ी बूटियां एक एक करके कड़ाही में समाती गईं, उसके मन में मौजूद तिरस्कार धीरे धीरे दूर होता गया। इसके बजाय उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया और वह झांग जुबान की क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सीरिंग सनपिल का फॉर्मूला देखा था। 9 आंत गुणों वाली जड़ी बूटियां 9 बमों की तरह थीं। अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के बावजूद यदि समय का सटीक अनुमान न लगाया जाए तो तुरंत विस्फोट हो सकता है। कई 2 स्टार औषधालय समय की थोड़ी सी चूक के कारण असफल हो चुके हैं। वह ढलाई प्रक्रिया के आधे से अधिक चरण को पूरा कर चुकी थी, जिसमें उसने आंत गुण वाली 5 औषधीय जड़ी बूटियां डाल दी थी, लेकिन कड़ाही सामान्य रूप से काम करती रही। गोली में अस्थिरता का कोई संकेत नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि औषधीय जड़ी बूटियों को डालने का क्रम और समय बिल्कुल सही था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये जानना आवश्यक है कि साधना, ऊर्जा, कड़ाही और प्रयुक्त ईंधन में अंतर से धातु गढ़ने की प्रक्रिया में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए धातु गढ़ने के दौरान लगातार समायोजन करना पड़ता है, जिसमें आराम करने का कोई अवसर नहीं होता। दरअसल अगर कोई व्यक्ति अलग अलग साधना और अवस्था के साथ बिल्कुल एक ही गोली को 2 बार बनाए तो औषधीय जड़ी बूटियों को रखने का क्रम एक जैसा नहीं हो सकता। इतनी जटिल दवा बनाने की विधि के बावजूद झांग जुबान के निर्देशों का पालन करने में जरा भी गड़बड़ी नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके निर्देशों में जरा भी गलती नहीं थी। भला मोयू को आश्चर्य क्यों नहीं होता? सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे पक्ष को उसकी जालसाजी की तकनीक और दवा बनाने के मानकों के बारे में कैसे पता चला? उसके निर्देश में से एक भी ऐसा नहीं था जो उसकी वर्तमान दवा बनाने की क्षमता से कहीं बेहतर हो। उसे पूरा यकीन था कि उसने दूसरे पक्ष के सामने कभी भी नकली गोलियां नहीं बनाई थीं। लेकिन अगर ऐसा था तो वह उसके बारे में इतनी बारीकी से कैसे जान सकता था? अपने विचारों को भटकने मत दो। मोयू का ध्यान कहीं और भटक रहा था, तभी अचानक उसके कानों में एक जोरदार आवाज गूंजी। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि ध्यान भटकने के कारण उसने दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए निर्देश से आधा सांस पहले ही एक औषधीय जड़ी बूटी फेंक दी थी। बहुत बढ़िया। पल भर में कड़ाही में व्याप्त आंत ऊर्जा में तीव्र उछाल आया। अब तक स्थिर रही ऊर्जा अचानक प्रज्वलित हो उठी। पूरी कड़ाही जोर से कांप उठी। अरे नहीं, कड़ाही फटने वाली है। भीड़ में से अचानक एक चीख सुनाई दी और देखते ही देखते सभी के चेहरे विकृत हो गए। अध्याय 259, कड़ाही का विस्फोट। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। कड़ाही का विस्फोट। हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। औषधि निर्माण के दौरान किसी भी औषध विक्रेता के लिए सबसे भयावह घटना कड़ाही का विस्फोट होना है। यह आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों में निहित ऊर्जा को नियंत्रित करने में औषध विक्रेता की विफलता के कारण होता है, जिससे प्रक्रिया हिंसक और अनियंत्रित हो जाती है। विस्फोट होते ही अंदर रखी औषधीय जड़ी बूटियां और पूरा बर्तन नष्ट हो जाएगा। विस्फोट के प्रभाव से औषध विक्रेता को भी चोट लग सकती है। गोली की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उसमें निहित ऊर्जा उतनी ही अधिक हिंसक होगी और गोली बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसके विस्फोट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि मोयू द्वितीय श्रेणी की औषध विक्रेता होती और उसकी साधना जोंगशी स्तर तक पहुंच चुकी होती तो अपनी शक्ति और औषधीय जड़ी बूटियों के ज्ञान के बल पर वह कड़ाही में समाहित प्रचंड शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन इस समय पूरी कड़ाही हिंसक रूप से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगी। ये स्पष्ट था कि कड़ाही के विस्फोट को रोकना अब संभव नहीं था। क्या यह असफलता है? हॉलमास्टर फैंग का चेहरा बेहद उदास लग रहा था। वह जानता था कि स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के लिए सीरिंग सनपिल कितनी महत्वपूर्ण थी। यदि गोली सफलतापूर्वक तैयार हो जाती और उसे खिलाया जाता तो उसके शरीर में आंत गुण की ऊर्जा बढ़ जाती। इससे उसके ब्लडलाइन एवोल्यूशन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती और उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती। दूसरी ओर यदि गोली बनाने का प्रयास विफल हो जाता है तो स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के वर्तमान संकट से उबरने की संभावना कम हो जाएगी। एक बार विफल होने पर इसके लिए फिर से जागना मुश्किल होगा और इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगा। पहले जब पशु प्रशिक्षक झांग मोयू को गोलियां बनाने का मार्गदर्शन दे रहे थे तब उसके मन में आशा की एक किरण जगी थी। लेकिन हिलते हुए कड़ाही को देखकर उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कड़ाही निश्चित रूप से फट जाएगी और गोली बर्बाद हो जाएगी। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य था। सब खत्म हो गया। ऐसी स्थिति की उम्मीद न होने के कारण युनताओ का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि इस युवक से मिले हुए उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान और असंभव को संभव कर दिखाने की क्षमता ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। क्या सर्वशक्तिमान प्रतीत होने वाला यह हेल्थ झांग जुबान इस गोली बनाने के प्रयास में असफल हो जाएगा? तुम्हें इतना घमंडी व्यवहार करने के लिए किसने कहा था? तुम्हें वही मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। अन्य लोगों के चेहरों पर दिख रहे तनावपूर्ण भावों से अलग झो जुबान और जू जिनहुआंग ने एक दूसरे को निगाहों से देखा और ठंडे लहजे में उपहास किया। क्या अभी अभी आप यही शेखी नहीं बघार रहे थे कि आपके मार्गदर्शन में कुछ भी गलत नहीं होगा? पुई, अब जबकि कड़ाही में विस्फोट हो चुका है, मैं देखना चाहूंगा कि आप बाद में खुद को कैसे समझाते हैं। तुम इतने बिगड़ल हो फिर भी ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। देखो बाद में हम तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाएंगे। ... वातावरण में व्याप्त तनाव से बेखबर झांग जुबान ने भौहें चढ़ाईं। यह मोयू बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने महत्वपूर्ण समय पर उसका ध्यान भटक जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि वह औषध विक्रेता कैसे बन गई। भले ही वह सिर्फ आधी सांस से पहले आई थी, लेकिन वह आधी सांस ही उस संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बनाए रखा था। इससे परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। कुशल वैद्य जड़ी बूटियों के बीच होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन मोयू केवल प्रथम श्रेणी की वैद्य थी और उसकी शक्ति और क्षमता उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए झांग जुबान केवल विभिन्न जड़ी बूटियों के बीच संतुलन बनाकर ही गोली बना सका। फिर भी एक गलती हो गई और यदि उसने स्थिति को शीघ्र ही नहीं सुधारा तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अपने मन को शांत रखें, घबराएं नहीं और पीछे ना हटें।
कड़ाही को फटने की कगार पर देखकर मोयू ने सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की। गुस्से से लाल चेहरे के साथ झांग जुबान उस पर चिल्लाई। उसे इस समय पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे ही वह अपनी जगह से हिलेगी, कड़ाही में मौजूद औषधीय गुण बेकाबू हो जाएंगे और निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगा। मोयू का चेहरा लाल हो गया। क्यों, क्या तुम डर गए हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं मांगता। काश मैंने किसी और प्रशिक्षु वैद्य की तलाश की होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, झांग जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। मोयू क्रोधित हो उठी। वह एक स्वाभिमानी और प्रतिस्पर्धी व्यक्तित्व वाली महिला थी। यही कारण था कि वह एक साथ कई अलग अलग व्यवसायों में काम कर सकी और उनमें बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिससे वह दूसरों की नज़रों में एक विलक्षण प्रतिभा बन गई। शुरू में जब उसने देखा कि कड़ाही किसी भी समय फट सकती है, तो वह गोली बनाने का काम जारी रखने में हिचकिचा रही थी। हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष को ये कहते सुना कि उससे गोली बनवाना उसकी गलती थी और एक प्रशिक्षु भी उससे बेहतर कर सकता था, तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अगर वह पीछे हट जाती है तो क्या बाद में दूसरा व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाएगा? दांत पीसते हुए उसने खुद को मजबूती से वहीं रोके रखा। अब हम क्या करें? ये देखकर कि उसकी उकसाहट कारगर साबित हुई है, झांग जुबान ने निर्देश दिया, बचे हुए सफेद सूर्य के पत्ते और मैली सौरलता को एक साथ फेंक दो। क्या इन सबको फेंक दें? मोयू अचंभित रह गई। ऊर्जा पहले से ही बेकाबू थी और अगर वह शेष यान गुण वाली औषधीय जड़ी बूटियों को भी उसमें मिला देती तो क्या इससे विस्फोट और भी भयानक नहीं हो जाता? आखिर कौन इस तरह की गोली बनाता है? मौजूदा हालात में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कड़ाही ही नष्ट होगी। अगर वह इन दोनों जड़ी बूटियों को उसमें डाल दे तो कड़ाही न सिर्फ फट जाएगी, बल्कि अंदर से निकलने वाली भीषण गर्मी से उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति बदला लेने की कोशिश कर रहा हो? जल्दी करो, झांग जुबान की भौहें तन गईं। अच्छा। सामने से इस तरह के गुस्से का सामना करने की उम्मीद न होने के कारण उसका चेहरा उतर आया। दांत पीसते हुए उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। अगर इस बीमारी से मेरी मौत हो जाती है तो ऐसा ही सही। कम से कम यह उस व्यक्ति द्वारा उपहास किए जाने से तो कहीं बेहतर है। इस बात से सहमत होकर उसने अपनी कलाई झटक दी और शेष 2 यान गुण वाली औषधीय जड़ी बूटियों को कड़ाही में फेंक दिया। बूम! जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जैसे ही यान गुण वाली 2 औषधीय जड़ी बूटियां डाली गईं, कड़ाही और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। पहले अगर सिर्फ ऐसा लगता था कि कड़ाही फट सकती है, तो इस समय हर कोई 100% निश्चित था कि वह फट ही जाएगी। इसका कारण ये था कि कड़ाही अपनी मजबूती की सीमा के करीब पहुंच रही थी। उसकी दीवारों पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। सब लोग पीछे हट जाओ। एक गरिमापूर्ण भाव के साथ हॉलमास्टर फैंग की जैन की ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपने सामने एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। कड़ाही के विस्फोट के खतरे को जानते हुए बाकी सभी लोग भी जल्दबाजी में पीछे हट गए। मानो किसी खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हों, वे सभी सतर्क होकर खड़े हो गए। गेजी! दरारें बड़ी होती गईं और हिंसक आभा और भी तीव्र होती गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पात्रब और दबाव सहन नहीं कर सकता। इसमें हरी टोट घास और क्रेप मर्टल फूल मिला दें। जरा भी घबराए बिना झांग जुबान ने निर्देश देना जारी रखा। ये जानते हुए कि उसके पास दूसरे पक्ष की बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मोयू ने झांग जुबान द्वारा बताई गई मध्यस्थता करने वाली औषधीय जड़ी बूटियों को तुरंत पकड़ा और उन्हें अंदर फेंक दिया। इस समय सेरिंगसन पिल के लिए आवश्यक सभी औषधीय जड़ी बूटियां पूरी तरह से कड़ाही में डाल दी गई थीं। जड़ी बूटियां डालने से कड़ाही और भी तेजी से हिलने लगी। भीषण गर्मी की लहरों से हवा भी विकृत हो गई। ये दृश्य देखकर सभी ने अनजाने में अपने माथे से पसीना पोंछा और उनके मन में चिंता छा गई। आग की तीव्रता को 1 गुना बढ़ाओ, झांग जुबान ने निर्देश दिया। आग की तीव्रता बढ़ाएं। मोयू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। कड़ाही फटने ही वाली थी, फिर भी झांग जुबान ने उसे आग की तीव्रता बढ़ाने का आदेश दिया। यह विस्फोटक में ईंधन डालने के समान था। फिर भी मन बना लेने के बाद उसने परिणाम की परवाह किए बिना इसे अंजाम देने का फैसला किया। जैन की गुस्से में उसकी हथेलियों से निकलकर आग की लपटों में कूद पड़ी। जियोंग! मोयू की जैन की ऊर्जा से प्रेरित होकर ज्वालाएं तुरंत 1 गुना बढ़ गईं। प्रचंड ज्वालाओं ने पूरे कड़ाही को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे बढ़िया। औषधीय जड़ी बूटियों की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण कड़ाही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तो तापमान में इस अचानक वृद्धि को वह कैसे सहन कर सकती थी? चटकने की कई आवाजें गूंजी और तुरंत ही पूरी कड़ाही की सतह पर एक हल्की दरार फैल गई। ये फट रहा है, किसी ने चीख मारी। अगले ही पल दरार पड़ा हुआ कड़ाहा फट गया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के वातावरण में तीव्र तापप्रपात उमड़ पड़ा और मूल रूप से मजबूत रहे कड़ाहे के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए। सब खत्म हो गया। मोयू, जो अभी भी कड़ाही में जैन की ऊर्जा प्रवाहित कर रही थी, ने विस्फोट के इतने अचानक होने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक हुए इस हमले से वह इतनी अचंभित हो गई कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और एक शक्तिशाली दबाव सीधे उसकी ओर आ गिरा। तीव्र बाहरी दबाव के बीच कड़ाही के टुकड़े बिखरे हुए थे। अगर उनमें से कोई भी टुकड़ा उसे लग जाता तो उसकी शक्तिशाली साधना के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। सब खत्म हो गया। मैं सचमुच उस आदमी की वजह से मरने वाला हूँ। मोयू सिहर उठी। ये जानते हुए कि इस समय उसके लिए भागना असंभव है, उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। वह सोच रही थी कि इस बार उसे गंभीर चोट लगेगी, तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। बूम! भयंकर आघात की लहर जोरदार ढंग से फूट पड़ी, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति जरा भी नहीं हिला। मानो कोई अविचल पर्वत हो, उसने सारा प्रभाव स्वयं पर ले लिया। झांग जुबान! इस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह वही व्यक्ति है जिससे वह हमेशा से नाराज थी। विस्फोट के समय वह उसे प्रभाव से बचाने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। भले ही इस व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द भयानक लग रहे थे, लेकिन वह दिल से बहुत दयालु था। जू जिनहुआंग, झोउ जुबान और युनताओ तीनों ने कहा था कि वे उसके लिए सब कुछ करेंगे। फिर भी इतने नाजुक समय में वे बस किनारे खड़े होकर देखते रहे। इसके बजाय ये बदजुबान आदमी ही था जिसने उसकी रक्षा की। कुछ ही देर में धूल छट गई। इस समय तक विशालकाय कड़ाही चूर चूर होकर धातु के टुकड़ों में बिखर चुकी थी।
उसके अंदर का कोयला जमीन पर फैल गया। झांक जुबान कड़ाही के ठीक सामने खड़ा था और मोयू को विस्फोट के प्रकोप से बचा रहा था। उसका रूप रंग अस्त व्यस्त था, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा काला पड़ गया था। क्या तुम ठीक हो? हॉलमास्टर फैंग और बाकी लोग चलकर आए। मैं ठीक हूँ, झांक जुबान मुस्कुराए। स्वरपथ स्वर्ण शरीर और स्वरपथ जैनकी से युक्त होने के कारण उनकी रक्षात्मक क्षमता इस बात से कम नहीं थी। विस्फोट की तीव्रता अविश्वसनीय थी, फिर भी उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। इसे जाली बनाना असंभव है। मैं किसी को बेक्सू साम्राज्य में औषध विक्रेता वांग शिंग की सेवा के लिए भेजूंगा। हॉलमास्टर फैंग ने सांत्वना दी। वांग जिंग बेक्सू साम्राज्य के औषध विक्रेता संघ के संघ प्रमुख थे और एक 2 सितारा शिखर औषध विक्रेता थे। सामान्यतया किसी के लिए भी उनकी सेवाएं लेना मुश्किल होता, लेकिन हॉलमास्टर फैंग के उनसे कुछ संबंध थे और साथ ही दोनों का स्तर भी बराबर था, इसलिए उनकी सहायता प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं था। कोई जरूरत नहीं है। झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह स्थिति समझाने ही वाला था, जू जिनवांग और जो जुबान मोयू को उठाने के लिए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मोयू, क्या तुम्हें चोट लगी है? उन्हें आते देख मोयू के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने झट से अपना सिर हिला दिया। झांक जुबान ने कड़ाही के विस्फोट का पूरा असर खुद पर ले लिया था, इसलिए उसे कोई शारीरिक चोट नहीं आई, बल्कि वह विस्फोट की तीव्रता से बस भयभीत हो गई थी। ये सब इसी आदमी की गलती है। तुम्हें दवाइयां बनाने का तरीका सिखाने की बात तो छोड़ो, वह ऐसे बोल रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा विद्वान हो। लेकिन अंत में हुआ क्या? न सिर्फ कड़ाही फट गई, बल्कि मोयू शियाओजी बाल बाल बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा पाओगे? दवा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आसानी से दूसरे को सिखा सके। क्या तुम खुद को गुरु समझते हो? एक गुरु भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह एक साधारण दवा विक्रेता को दूसरी श्रेणी की दवा बनाना सिखा सकता है। तुम्हें थोड़ी विनम्रता सीखनी चाहिए। अपनी देवी को चुप देखकर दोनों और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत झांक जुबान की ओर रुख किया और उसकी आलोचना करने लगे। चुप रहो। वह पहले से ही उन दोनों के कार्यों से निराश थी। उन्हें इस मुद्दे पर बार बार बहस करते देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। परिणामस्वरूप उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उन पर जमकर प्रहार किया। मोयू जियाओजी दोनों तो बस उसके लिए आवाज उठा रहे थे, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उसे और ज्यादा नाराज कर देंगे। वे अपनी देवी को समझाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि वह माफी मांगते हुए झांक जुबान की तरफ चल पड़ी। गोलियां बनाने की कोशिश नाकाम होने में मेरी गलती है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी। इस बार मैं वादा करती हूँ कि मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा। चिंता मत करो। झांक जुबान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मेरे सामने खड़े होकर मुझे उस धधकते हुए कड़ाहे के प्रभाव से बचाने के लिए धन्यवाद। इससे पहले किसी पुरुष ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं आपकी मंशा समझती हूँ। दूसरे पक्ष के चेहरे पर दिख रहे उदासीन भाव को देखकर मोयू को और भी अधिक अपराध बोध हुआ। खांसी, एक पल रुको। तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें विस्फोटित कड़ाही के प्रभाव से नहीं बचा रहा था। झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। हाथ बढ़ाते हुए उसकी हथेली में कुछ गोल गोलियां दिखाई दे रही थीं। मैं बस नई बनी गोलियां इकट्ठा कर रहा था। अध्याय 260 आधा जिजुन स्वर पथ का पुस्तकालय। ताज़ा बनी हुई गोलियां। मोयू अचंभित रह गई। कांपते होंठों से उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि ढलाई का काम सफल हो गया है? कड़ाही के फटने से सभी को लगा कि यह असफल रहा। हालांकि झांक जुबान के हाथों में गोल गोलियां थीं जिनसे एक शक्तिशाली यांग गुण वाली आभा निकल रही थी। ये गोलियां जलते सूरज की गोली के अलावा और क्या हो सकती थीं? सफलता, वह कैसे संभव है? मोयू के विस्मयबोधक चिन्ह के साथ ही सभी का ध्यान झांक जुबान के हाथों में मौजूद गोलियों की ओर मुड़ गया और उनके हाथों में गोलियों को देखकर एक एक करके सभी अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? ये सोचकर आश्चर्य होता है कि गोलियां सचमुच बनाई जाती थीं। जू जिनहुआंग और जो हुआन का शरीर अकड़ गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। उन्होंने अभी अभी दूसरे पक्ष की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वह अपनी क्षमता से परे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और अगले ही पल उसने ये गोलियां निकाल लीं। यहाँ तक कि कड़ाही भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ये सब पदार्थ आखिर आया कहाँ से? अगर गोलियों की चमकदार उपस्थिति और उनसे निकलती गर्मी जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वे अभी अभी कड़ाही से निकाली गई हैं, न होती तो भीड़ को संदेह हो जाता कि क्या उसने इस नाटक को अंजाम देने के लिए इन गोलियों को पहले से तैयार किया था। क्या कड़ाही फट नहीं गई थी? तुम्हारी गोलियां? कांपते हुए जू जिनहुआंग ने पूछा। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी तुरंत अपना सिर घुमा लिया। अपने सामने के दृश्य पर विश्वास न कर पाने के कारण वे बेहोश हो गए। कौन कहता है कि कड़ाही में विस्फोट होने की स्थिति में गोलियों को सफलतापूर्वक बनाना असंभव है? झांक जुबान ने अपनी बाहें उठाईं। क्या कड़ाही में विस्फोट होने पर भी गोलियां बन सकती हैं? सभी को चक्कर आने लगे। ये सर्वविदित था कि कड़ाही का फटना गोली बनाने की प्रक्रिया की विफलता का संकेत था। फिर भी इस व्यक्ति ने सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। टूटी हुई कड़ाही के बावजूद गोली पूरी तरह से सुरक्षित रही। आखिर हुआ क्या था? क्या हो रहा है? हॉलमास्टर फैंग ने पूछे बिना नहीं रह सके। बीस्ट हॉल के हॉलमास्टर के रूप में उन्होंने कई तरह की विचित्र घटनाओं का सामना किया था। फिर भी उन्होंने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना था। कड़ाही मात्र गोली बनाने की प्रक्रिया में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। गोली के निर्माण में मुख्य कारक ज्वाला और औषधीय जड़ी बूटियां हैं। सभी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। ये देखकर झांक जुबान ने समझाया। पहले मोयू शियाओजी ने गलत समय पर औषधीय जड़ी बूटी डाल दी थी, जिसके कारण कड़ाही में मौजूद औषधीय गुणों में परस्पर क्रिया हुई और भीषण प्रतिक्रिया हुई। फिर भी अंतिम क्षण में विस्फोट से ठीक पहले तापमान में अचानक वृद्धि के कारण गोलियां सफलतापूर्वक बन गईं। यदि दूसरी पार्टी ने उसके निर्देशों का कड़ाई से पालन किया होता तो वह निश्चित रूप से बिना किसी गड़बड़ी के सीयरिंग सन पिल को सफलतापूर्वक बना लेती। हालांकि एक महत्वपूर्ण क्षण में मोयू का ध्यान भटक गया, जिसके परिणामस्वरूप गलती हो गई। फिर भी जब तक मोयू गोली बनाती रही, स्वर्गपथ के पुस्तकालय में मौजूद पुस्तक स्वयं को ताज़ा करती रही।
इसलिए उसने हार न मानने का फैसला किया और इसके बजाय उसे निर्देश देना जारी रखा। इस प्रक्रिया में सभी गलतियों से बचने की कोशिश की। हालांकि अंततः कड़ाही फट गई, लेकिन गोलियां अंतिम क्षण में बनकर तैयार हो गईं। क्या ये गोलियां विस्फोट के समय बनी थीं? यह सभी लोग उन्माद में एक दूसरे को घूर रहे थे। स्पष्टीकरण सुनने के बाद स्थिति और भी अविश्वसनीय लगने लगी। आपको कैसे पता चला कि गोलियां बन चुकी थीं, जबकि वे उस समय कड़ाही में थीं? इसके अलावा विस्फोट के समय ही उन्हें आकार देने के लिए, ऐसा करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों पर कितनी महारत हासिल होनी चाहिए। जब सब लोग यही सोच रहे थे कि वह सिर्फ जानवरों को वश में करने में ही कुशल है, तभी उसने अपनी चिकित्सा संबंधी जानकारी का प्रदर्शन किया। जब सब लोग यही सोच रहे थे कि चिकित्सा संबंधी कुछ ज्ञान होना ही उसकी क्षमताओं की सीमा होनी चाहिए, तभी वह आगे बढ़ा और घोषणा कर दी कि वह एक औषध विक्रेता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप दवा विक्रेता हैं। आखिर भले ही ये दुर्लभ हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक व्यवसायों में कुशल होना असंभव नहीं है। फिर भी आपको दवाइयाँ बनाना नहीं आता। ठीक है, हम इसे भी ले लेंगे। हालांकि आप स्वयं गोलियां बनाने में असमर्थ होने के बावजूद एक प्रथम श्रेणी के औषध विक्रेता को सफलतापूर्वक दूसरी श्रेणी की गोली बनाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विस्फोट के ठीक उसी क्षण गोली का बनना, ये तो अकल्पनीय है। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रतिभाशाली लोग संकी होते हैं, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही संकी हो रहे हैं। आप हर बार हमारी सभी अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर असंभव को संभव कर दिखाते हैं। भले ही कड़ाही फट गई, लेकिन क्योंकि गोलियां कड़ाही के अंदर थीं, वे शुरुआती झटके से बच गईं। हालांकि अगर मैं तुरंत आगे बढ़कर उनकी रक्षा नहीं करता, तो विस्फोट की लहर से गोलियां चूर चूर हो जाती। इसलिए विस्फोट के ठीक समय पर गोलियां पकड़ने के लिए मैं आगे भागा। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया, झांग जुबान ने समझाया। फिर वह मोयू की ओर मुड़ा और गंभीर भाव से बोला, मेरे आगे बढ़ने का असली कारण गोलियों को बचाना था। क्योंकि आप दवा विक्रेता थे, गोलियां बनने पर निश्चित रूप से आपकी ओर उड़कर आती। इसलिए आपके सामने खड़ा होना उन्हें पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। कृपया गलत न समझें, मेरा इरादा आपको बचाने का बिल्कुल नहीं था। आप दूसरे पक्ष को गंभीरता से स्थिति समझाते देख मोयू का चेहरा सिकुड़ गया। उसके कांपते शरीर में क्रोध उमड़ पड़ा और वह लगभग फट पड़ी। जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वह बेहद भावुक हो गई। लेकिन अब झांग जुबान के शब्दों से उसके प्रति उसकी सारी सद्भावना पूरी तरह से गायब हो गई। धत्तेरी की, क्या आप कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते? किसी खूबसूरत महिला का दिल अनजाने में जीत लेना, भले ही ऐसा करने का आपका मूल इरादा न हो, आमतौर पर व्यक्ति इसे विनम्रता से स्वीकार कर लेता है। फिर भी झांग जुबान इस बात को मानने से तुरंत इनकार कर रहा था, मानो इससे उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह बेहद खूबसूरत है, और इतना ही नहीं, वह एक उच्च श्रेणी के राज्य की राजकुमारी है। इस मामले को इतनी जल्दी नकार देना, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूं, या आपको मेरा रूप रंग अप्रिय लगता है? मोयू ने गुस्से से दांत पीस लिए। अगर उसे यह पता न होता कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो वह बहुत पहले ही आगे बढ़कर उसे सबक सिखाने की कोशिश करती। कुछ गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने दिल में दबी हुई क्रोध को जबरदस्ती दबा लिया। फिर जबड़े भींचते हुए उसने कहा, मैं त्यानवु राज्य की राजकुमारी हूं और मैं किसी की एहसानमंद नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मुझे बचाया है, इसलिए आप जो चाहें कह सकते हैं। इसका मतलब है आपको बचाने के बदले मुझे इनाम मिलेगा। झांग जुबान दंग रह गया। बिल्कुल सही, मोयू ने गुस्से से कहा। तो यही बात है। चेहरे पर गंभीरता लाते हुए उसने बड़े ही सख्त लहजे में कहा, दरअसल तुम्हारी दयनीय स्थिति देखकर ही मैं जान जोखिम में डालकर भी आगे बढ़ा। जहां तक गोली की बात है, वो तो गौण थी। तुम्हें बचाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। देखो, तुम्हारे लिए मुझे चोटें भी आई हैं। सच कहूं तो अगर तुम मुझे 10 मिलियन या उससे ज्यादा दे दो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वरना जख्मों के लिए कुछ गोलियां ही काफी होंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोयू उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग, उन्होंने निर्लज लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना निर्लज व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मोयू इतनी क्रोधित हुई कि उसकी जान जाते जाते बची। इतने हंगामे के बाद एक शक्तिशाली देश की राजकुमारी होने के बावजूद फैसला ये हुआ कि दूसरे पक्ष के लिए उसका मूल्य सोने और चांदी से भी कम था। अब जब गोली बन चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे सीधे हॉलिंग फिरमैन बीस्ट को खिला दें? हॉलमास्टर फैंग के होंठ फड़कने लगे। मोयू को आंसू बहाते देख उन्होंने तुरंत बीच में दखल दिया और असहज स्थिति से बचने के लिए विषय बदल दिया। उसे डर था कि अगर उसने चीजों को इसी तरह आगे बढ़ने दिया तो प्रथम श्रेणी के राज्य की यह राजकुमारी क्रोध से मर जाएगी। ओह, इसे पानी में घोलो और जैंकी का उपयोग करके इसे गरजते हुए आकाश के राक्षस के नीचे धकेल दो। झांग जुबान ने एक सीयरिंग सनपिल आगे बढ़ा दी। फिर उसने बाकी 2 गोलियों को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। ठीक है, झांग जुबान के निर्देशों को सुनकर हॉलमास्टर फैंग ने घबराहट में गोली को पानी में घोला और उसे बेहोश पड़े हाउलिंग फर्मेन बीस्ट को खिला दिया। गुगुगु। जैसे ही औषधीय द्रव गरजते आकाश के दानव के शरीर में प्रवेश किया, बिजली की गर्जना जैसी ध्वनि गूंज उठी। उसका शरीर ऐसे ऊष्मा की लहरें उत्पन्न करने लगा जैसे तेल का कोई बर्तन आग पर रखा हो। ये वहां नहीं है। जल्द ही हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। गरजते आकाश के दानव का विशालकाय शरीर एक बार फिर बढ़ने और फैलने लगा और वह एक अभेद्य पर्वत की तरह हो गया। उस विशालकाय क्रूर जानवर ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक लंबी दहाड़ लगाई। बादल तुरंत छंट गए और उसकी आवाज से पूरी घाटी कांप उठी। इसकी भयावह उपस्थिति को महसूस करते हुए सभी जंगली जानवर तुरंत चुप हो गए और भय से कांपने लगे। क्या ये आधा जिजुन है? क्या वह जोंगशी क्षेत्र से सीधे हाफ जिजुन क्षेत्र में पहुंच गया? हॉलमास्टर फैंग के होंठ घबराहट से कांप रहे थे। वहीं दूसरी ओर पशु प्रशिक्षक लू और अन्य लोगों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे जानते थे कि ब्लडलाइन एवोल्यूशन से गुजरने के बाद स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेन बीस्ट काफी मजबूत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह तुरंत जोंगशी क्षेत्र को पार करके हाफ जिजुन तक पहुंच जाएगा।
जिजुन स्तर योद्धाओं का सर्वोच्च स्तर था। जिजुन स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति जोंगशी स्तर के साधक की तुलना में कई गुना अधिक थी और प्रत्येक जिजुन स्तर का विशेषज्ञ कौशल के शिखर पर था। आधे जिजुन के रूप में दहाड़ते आकाश के दानव ने अभी तक उस क्षेत्र में अंतिम कदम नहीं रखा था। फिर भी वह उससे ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ तक कि टिया तियानवु साम्राज्य में भी इस स्तर के विशेषज्ञ को राष्ट्रीय तुरुप का पत्ता माना जाता था। शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला में ऐसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर की मौजूदगी से पूरी शाखा का रुतबा तेजी से बढ़ेगा। उनकी बातें सही हैं। ग्रैंड मास्टर किंग यान का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। दूसरे पक्ष की बातें तर्कसंगत लग रही थी, फिर भी उन्हें थोड़ा संदेह था, लेकिन स्थिति को देखने के बाद उनका जवाब एकदम स्पष्ट हो गया। दूसरे पक्ष का अनुमान बिल्कुल सही था। स्टीलफैंग हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट अपने शरीर के भीतर विभिन्न गुणों के टकराव के कारण कोमा में चला गया था। यदि उन्होंने वास्तव में उसके द्वारा सुझाए गए तरीके से उसका इलाज किया होता तो हाफ जिजुन तक पहुंचने के बजाय ये शक्तिशाली और खूंखार जानवर अब तक मर चुका होता। 2 सितारा चिकित्सक के रूप में उन्होंने अनगिनत लोगों का इलाज किया था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक खूंखार जानवर की वजह से उनसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। पल भर में ऐसा लगा जैसे उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो और उनके आगमन के समय का उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व हवा में गायब हो गया। 20 साल की उम्र तक न पहुंचने वाले एक व्यक्ति के लिए एक नज़र में ही हॉलिंग फर्ममेंट बीस्ट की बीमारी की जड़ को पहचान लेना और एक प्रथम श्रेणी के औषध विक्रेता को ग्रेड 2 शिखर की गोली बनाने के लिए मार्गदर्शन करना। ग्रैंड मास्टर किंग यान के होंठ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे जब उन्होंने झांग जुबान की ओर मुड़कर देखा। जैसे जैसे वह उसे देखता गया उसे स्थिति और भी अविश्वसनीय लगने लगी। उन्हें एक तरफ रख दे तो बेइवु साम्राज्य के प्रसिद्ध लियूशी भी ऐसा कारनामा करने में सक्षम नहीं थे। जब तक ऐसा व्यक्ति जीवित रहता है वह निश्चित रूप से समय के साथ इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि उसका नाम पूरी दुनिया में गूंज उठेगा। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? खुद को रोक न पाने के कारण वह आगे बढ़ा और पूछा। मेरा नाम। झांग जुबान ने उसकी ओर देखा। मैं एक निकम्मा और महत्वहीन व्यक्ति हूँ। अयोग्य व्यक्ति। ग्रैंड मास्टर किंग यान स्तब्ध रह गए। पहले जब दूसरे पक्ष ने हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट को छुआ था तो उसने उसे अयोग्य और तुच्छ कहकर अपमानित किया था और हॉल मास्टर फैंग से उसे भगा देने की मांग की थी। ये सोचकर दुख होता है कि अब दूसरा पक्ष उसे वही शब्द दोहराएगा। बीस्ट हॉल ने उसे विशेष रूप से हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह न केवल इसमें असफल रहा बल्कि उसने लगभग उसे मार ही डाला। दूसरी ओर जिस नौजवान को उसने अक्षम और निकम्मा कहा था उसने न केवल उस जानवर की बीमारी ठीक की बल्कि उसे हाफ जिजुन हासिल करने में भी मदद की। इस समय ग्रैंड मास्टर किंग यान को अपने चेहरे पर जलन के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक पल भी और रुकने में असमर्थ उन्होंने कहा, हॉल मास्टर फैंग, बीस्ट टैमल्लू और बीस्ट टैमावांग, मैं अब चलता हूँ। इतना कहने के बाद जिस खूंखार जानवर पर वह सवार होकर आया था उस पर सवार हुए बिना ही वह बीस्ट हॉल से चला गया। इस बार तो उसने सचमुच खुद को मूर्ख साबित कर दिया था। वह इतना शर्मिंदा था कि वहां और रुकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। यह झांग हुआन द्वारा एक महान चिकित्सक को शर्मिंदा होकर विदा करते देख सभी के होंठ सिकुड़ गए। ये व्यक्ति देखने में भले ही सहज और हंसमुख लगे, लेकिन जब कोई उसे नाराज कर देता है तो वह एक खूंखार राक्षस बन जाता है। अगर कोई यह कहे कि उसने पहले भी अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को मार डाला है तो उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं होगा। पशु प्रशिक्षक लियू, जाओ और ग्रैंड मास्टर किंग यान को विदाई दो। हॉल मास्टर फैंग को झांग जुबान से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने सिर हिलाया और ग्रैंड मास्टर चिकित्सक के लिए व्यवस्था की। वैसे भी झांग जुबान अभी जवान था और इतना ही नहीं, वह सक्षम भी था। किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर उसका पलटवार करना स्वाभाविक था। हाँ, बुजुर्ग तुरंत बाहर भागे। भले ही ग्रैंड मास्टर किंग यान ने गरजते हुए आकाश के राक्षस का गलत निदान किया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अयोग्य थे। इसके अलावा वे जंगली जानवरों के बजाय मनुष्यों के इलाज में विशेषज्ञ थे, और भला कौन सा चिकित्सक ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका हर निदान सटीक हो। यहाँ तक कि 9 सितारा चिकित्सक भी ऐसा करने में असमर्थ होगा। दुनिया में कई तरह की विचित्र बीमारियां पाई जाती हैं। कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसने दुनिया की सभी बीमारियां देख ली हैं और वह सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकता है। बहुत खूब। बीस्ट टैमल्लू के जाने के तुरंत बाद गरजते आकाश के दानव की आभा अंततः एक सीमा तक पहुंच गई और बढ़ना बंद हो गई। अपने विशाल सिर को घुमाते हुए उसकी निगाह झांग जुबान पर पड़ी। फिर एक दहाड़ के साथ वह उसके पास गया, अपना सिर नीचे किया और उसे उससे रगड़ा। क्या ये स्वैच्छिक समर्पण है? हालांकि स्टीलफैंग हाउलिंग फर्ममेंट बीस्ट का पालन पोषण बीस्ट हॉल द्वारा किया गया था, लेकिन इसने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। लेकिन ठीक उसी क्षण इसने झांग जुबान के सामने आत्मसमर्पण करने की पहल की। वहां मौजूद सभी पशु प्रशिक्षकों की आंखें फटी रह गईं और वे बेहोश होने से बाल बाल बचे। हॉल मास्टर फैंग के लिए तो ये बात विशेष रूप से सच थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वे रोने के कगार पर थे। वह सोच रहा था कि हाफ जिजुन जैसे खूंखार जानवर के समर्थन से बीस्ट हॉल और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, लेकिन इस खूंखार जानवर ने किसी और के सामने आत्मसमर्पण करना चुना। जिस क्षण वह अपने स्वामी के साथ चला गया, बिना समर्थन के बीस्ट हॉल कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हो? झांग जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे गरजते हुए आकाश के राक्षस के इरादे समझ में आ गए। संभवतः जागने के बाद इस जीव को पता चला कि झांग जुबान ने ही इसे बचाया था और कृतज्ञता के कारण उसने झांग जुबान को अपना स्वामी मान लिया। ठीक है, संयोगवश झांग जुबान हरे रंग के चील की गति से संतुष्ट नहीं थे। चून की गर्जना करने वाला आकाश प्राणी अर्ध जिजुन स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी गति उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। अपनी उंगली के एक स्पर्श से खून की एक बूंद उड़कर गरजते हुए आकाश के राक्षस के मुंह में चली गई। दूसरे पक्ष की उसके सामने आत्मसमर्पण करने की मंशा तुरंत महसूस की जा सकती थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा झांग जुबान ने अनुमान लगाया था। गरजते आकाश के राक्षस को पता चला कि किसी ने लगभग उसे नपुंसक बना दिया था और झांग जुबान ने ही उसकी जान बचाई और उसे सफलता प्राप्त करने में मदद की, इसलिए उसने उसके सामने आत्मसमर्पण करना चुना।
एक स्वामी चुनने के बाद किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में यह अपने स्वामी से संवाद कर सकता था। कम से कम भविष्य में इसे ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन बातों को जानकर झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बीस्ट हॉल की इस यात्रा के दौरान उसने 3 खूंखार जानवरों को वश में कर लिया और यहाँ तक कि वह एक स्टार का बीस्ट टैमर भी बन गया। ये झांग जुबान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अरे हाँ, हॉलमास्टर फैंग, 2 सितारा पशु प्रशिक्षक परीक्षा कैसी चल रही है? मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा था, लेकिन आपने इसका आधा ही जवाब दिया है। और अचानक एक बात याद आने पर झांग जुबान ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। इससे पहले जब उसने 2 सितारा पशु प्रशिक्षक परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की तो संयोगवश ग्रैंडमास्टर किंग यान वहां आ गए। उस समय के अत्यावश्यक कार्य के कारण हॉलमास्टर फैंग तुरंत चले गए और सत्र अचानक समाप्त हो गया। मामला सुलझ जाने के कारण हॉलमास्टर मुक्त हो गए और झांग जियान अपने संदेह दूर कर सका और यह निर्णय ले सका कि उसे 2 सितारा परीक्षा देनी चाहिए या नहीं। भले ही उसके पास पहले से ही यह स्टीलफैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट मौजूद है, लेकिन 2 सितारा बीस्ट टैमर परीक्षा देने का यह मौका गंवाना व्यर्थ होगा। इसके अलावा हो सकता है कि कभी उसे अन्य बीस्ट हॉल से जोंगशी क्षेत्र के बीस्ट माउंट उधार लेने की आवश्यकता पड़े। 2 स्टार पशु प्रशिक्षक परीक्षा के लिए हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परीक्षा पास कर चुके हैं। आप पहले से ही 2 स्टार पशु प्रशिक्षक हैं। हॉलमास्टर फैंग ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। अध्याय 261 पशु वशीकरण प्रतियोगिता स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। परीक्षा पास कर ली? झांग जुबान उसके जवाब से हैरान रह गई। मैंने परीक्षा दी ही कब थी? दूसरे पक्ष के 2 सितारा परीक्षा के बारे में अपनी बात पूरी करने से पहले ही हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। झांग जुबान को तो यह भी नहीं पता था कि 2 सितारा बीस्ट टैमर परीक्षा क्या होती है, तो उसने अचानक परीक्षा कैसे पास कर ली? 2 स्टार बीस्ट टैमर परीक्षा 1 स्टार परीक्षा से काफी आसान है। बस एक जोंगशी क्षेत्र के खूंखार जानवर को वश में करना होता है। चूंकि हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट ने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए आपने पदोन्नति के लिए निर्धारित मानदंड पहले ही पूरे कर लिए हैं। बीस्ट टैमर लू ने कहा। अरे, इतना आसान है? झांग जुबान अचंभित रह गया। उसे पहले स्टार की परीक्षा के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी और दवाइयों के बारे में गहन जानकारी हासिल करनी पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि दूसरे स्टार की परीक्षा इतनी आसान और सरल होगी। उनकी बातें सुनकर सब लोग अवाक रह गए। जोंगशी स्तर तक पहुंचने वाले खूंखार जानवर अपना अलग ही गौरव रखते हैं और आसानी से मनुष्यों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। ये बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि गरजते आकाश के जानवर ने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, यहाँ तक कि जब हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोगों ने 1 दशक से अधिक समय तक उसकी देखभाल की थी। झांग जुबान ने संयोगवश ही उस जानवर की देखभाल करके उसका आभार अर्जित किया, जो बेहद दयनीय स्थिति में था, और इसी कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में जोंगशी क्षेत्र के किसी जानवर को इतनी आसानी से वश में करना असंभव होता। पशु प्रशिक्षक झांग, मुझे खेद है कि आपका 2 सितारा पशु प्रशिक्षक प्रतीक आज तैयार नहीं हो पाएगा। मैं इसे आपको कल ही दे पाऊंगा। आप आज यहीं क्यों नहीं रुक जाते? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हॉलमास्टर फैंग मुस्कुराए। यह झांग जुबान हिचकिचाए। हॉलिंग फर्मेंट बीस्ट हाफ जिजुन पहुंच चुका है, इसलिए उसकी गति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भले ही रेड लोड स्विच दूर हो, आप 2 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अंधेरा भी हो रहा है, इसलिए आपके लिए यहाँ रात भर आराम करना अच्छा रहेगा। हॉलमास्टर फैंग ने समझाया। ठीक है फिर। झांग जुबान ने सिर उठाकर देखा कि उसके व्यस्त रहने के दौरान आकाश अनजाने में धुंधला हो गया था और सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बीस्ट टैमर झांग, इधर आइए। दूसरे पक्ष को इस बात पर सहमत होते देख हॉलमास्टर फैंग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उसे अपने साथ ले लिया। चलो चलें। झांग जुबान ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। हंगामा थम जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे घटनास्थल से तितर बितर हो गई। ... क्या आप ये कह रहे हैं कि बीस्ट टैमर झांग ने न केवल गरजते हुए आकाश के जानवर का इलाज किया, बल्कि उसे वश में भी कर लिया, और उन्होंने एक ऐसी बीमारी का इलाज किया जिसे ग्रैंडमास्टर किंग यान भी हल करने में असमर्थ हैं? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पक्का? क्या स्टीलफैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट हाफ जिजुन स्तर पर पहुंच गया है? ये खबर देखते ही देखते बीस्ट हॉल में फैल गई। खबर सुनते ही सबकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। बाहर इंतजार कर रही शेन बीरू तो पूरी तरह से अचंभित रह गई। वह जानती थी कि झांग लाओशी जहां भी जाता था हंगामा मचाने की प्रवृत्ति रखता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। उनके द्वारा उस बीमारी को पहचान लेना जिसे ग्रैंडमास्टर किंग यान भी नहीं पहचान पाए थे। ये व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में इतना निपुण कब हो गया? इसके अलावा उसने हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट को वश में कर लिया और 2 स्टार बीस्ट टैमर बन गया। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं हान कियोंगा को इसके बारे में बताऊं तो क्या वह मुझ पर विश्वास करेगी? युनताओ से बार बार खबर की पुष्टि करने के बाद शेन बीरू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हान कियोंगा ने प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक बनने से पहले बहुत मेहनत की थी। कई साल बीत चुके थे, लेकिन वह आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बनने की अंतिम अवस्था को पूरा नहीं कर पाई थी। वहीं दूसरी ओर इस साथी का मूल इरादा पशुशाला से एक पशु वाहन उधार लेना था। फिर भी वह न केवल आधिकारिक पशु प्रशिक्षक बना, बल्कि उसने 2 स्टार का दर्जा भी हासिल कर लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पशुशाला के बहुमूल्य खजाने को अपने नाम करने में भी कामयाब रहा। अगर वह हान कियोंगा को इस मामले के बारे में बताएगी तो वह शायद मौके पर ही पागल हो जाएगी। ... 2 सितारा पशु प्रशिक्षक होने के नाते झांग जुबान को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से एक ये था कि उन्हें पशुशाला में तुरंत एक आवास दिया गया। ये जानते हुए कि शेन बीरू के पास यहाँ कोई आवास नहीं है, झांग जुबान ने उन्हें पहले यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर वह हॉलमास्टर फैंग के पीछे पीछे एक विशाल और चौड़े लाउंज में चले गए। पशु प्रशिक्षक झांग असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, और इतना ही नहीं, आप एक कुशल गुरु शिष्य हैं। ये चीज शायद आपके काम आएगी। उनके बैठने के बाद हॉलमास्टर फैंग मुस्कुराए और झांग जुबान को एक वस्तु दी।
झांग जुबान ने लापरवाही से उसे उठाया, उस पर एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित रह गई। ज्ञानोदय जैद वह वस्तु है जो झाओया के पिता नगर स्वामी झाओ फैंग ने उसे त्यानिक्सुआन साम्राज्य में दी थी। यह आत्मा की गहराई बढ़ाने में उपयोगी है। बिल्कुल सही, हॉलमास्टर फैंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। झांग जुबान ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। बायु नगरी ने वर्षों से भारी मात्रा में जैद का खनन किया, इसके बावजूद केवल एक ही ज्ञानोदय जैद प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि यह वस्तु कितनी दुर्लभ और मूल्यवान थी, फिर भी हॉलमास्टर फैंग इसे इतनी सहजता से उसे दे रहे थे। यह मुझे महज संयोग से मिला है। एक पशु प्रशिक्षक होने के नाते यह वस्तु मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। दूसरी ओर आप एक गुरु शिक्षक के शिष्य हैं और चूंकि आपको अंततः गुरु शिक्षक की परीक्षा देनी है, इसलिए आपको अपनी आत्मिक गहराई बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वस्तु को अपने भंडार में धूल जमा होने देने के बजाय मैं इसे आपको ही दे देता हूँ। झांग जुबान के संदेह को भांपते हुए हॉलमास्टर फैंग ने समझाया। झांग जुबान ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, पशु प्रशिक्षक लू मुस्कुराया। मुझे एहसास हुआ कि पशु प्रशिक्षक झांग तोंगजुबान स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं और आप अर्धजोंगशी से ज्यादा दूर नहीं हैं। मेरे पास अभी भी वह साधना विधि पुस्तिका है जिसका मैंने उस समय अभ्यास किया था, साथ ही साथ उस समय प्राप्त ज्ञानोदय की एक नोटबुक भी है, इसलिए मैं उन्हें आपको दे देता हूँ। हालांकि आपके पास पहले से ही एक उत्कृष्ट गुरु हैं और शायद आपको इनकी कमी नहीं है, फिर भी कृपया मेरी ओर से इस भेंट को स्वीकार करें। इतना कहते ही उसने कुछ किताबें निकाली और मुझे दे दी। झांग जुबान ने उन्हें पलट कर देखा और वे वास्तव में हाफ जोंगशी बनने के लिए नियमावली और साधना संबंधी निर्देश थे। मैं बाकी दोनों जितना धनी नहीं हूं और मेरे पास बहुत सारी कीमती चीजें भी नहीं हैं। मेरे पास बस यही तलवार है। इसे त्यानवु साम्राज्य के महान लोहार किंग यानजी ने खुद बनाया है और मैं इसे अभी आपको दे रहा हूं। पशु प्रशिक्षक वांग ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और एक तलवार आगे बढ़ा दी। एक पल इंतजार करें। तीनों मुस्कुराते हुए बुजुर्गों को अपने ऊपर चीजें थोपते देख झांग जुबान ने उन्हें जल्दी से रोक दिया। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। उसे नहीं लगता था कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी है कि 3 महान 2 स्टार पशु प्रशिक्षक उसे केवल पहली बार मिलने के बावजूद उसे ऐसे खजाने उपहार में दे दें। अगर आपके मन में कुछ भी हो तो बेझिझक बोलिए। जैसा कि 20 टैमर झांग से उम्मीद थी, आप वाकई बड़े स्पष्टवादी हैं। हॉलमास्टर फैंग ने बाकी दोनों की ओर देखकर सिर हिलाया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल हमें किसी काम में आपकी मदद की जरूरत है। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? झांग जुबान स्तब्ध रह गई। झांग जुबान एक द्वितीय श्रेणी का पशु प्रशिक्षक बन चुका था और यही बात बाकी तीनों के बारे में भी कही जा सकती थी। इसके अलावा पशुशाला के नेताओं के रूप में कई वर्षों तक सेवा करने के कारण उनके संपर्क उससे कहीं अधिक मजबूत थे। झांग जुबान को ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी जिसमें उसकी मदद की आवश्यकता हो। ये हो सकता है जानवरों को पीट कर वश में करने की विधि मेरे गुरु ने बनाई थी। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं इसे किसी को न बताऊं, इसलिए बीस्ट हॉल के पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद झांग जुबान को समझ में आया कि एक खूंखार जानवर को पीट कर वश में करने के उसके कारनामे से हर कोई इतना हैरान क्यों था। शुद्ध स्वरपत जैन की और स्वरपत पुस्तकालय की जंगली जानवरों की कमियों को भेदने की क्षमता के कारण ही वह उन्हें आसानी से वश में कर सकता था। यदि वह उन्हें ये कौशल प्रदान करना भी चाहता तो भी वे उसकी विधि का अनुकरण नहीं कर पाते। इसके अलावा स्वरपत दिव्य कला के अस्तित्व के प्रकट होने का भी खतरा था। ये तीनों बुजुर्ग जिस तरह से उन्हें उपहार दे रहे थे, उससे साफ था कि वे उनसे कुछ न कुछ मांगना चाहते थे। हालांकि झांग जुबान के लिए उन्हें पशु संयम कला सिखाना नामुमकिन था, इसलिए उनके लिए पहले से ही उन्हें अस्वीकार करना सबसे अच्छा था। वैसे भी दुनिया में शिक्षकों का बहुत सम्मान होता था और शिष्यों के लिए शिक्षक की बात सर्वोपरि होती थी। अगर झांग जुबान के शिक्षक ने उसे किसी को भी ये तकनीक न सिखाने का निर्देश दिया था तो उसे किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं सिखाना चाहिए था। इसलिए ऐसा कहने से तीनों बुजुर्गों के लिए इस मुद्दे पर अड़े रहना मुश्किल हो जाता। एक तरह से यह स्थिति के लिए सबसे अच्छा बहाना था। अरे, हर पशु प्रशिक्षक के पास अपनी गुप्त तकनीक होती है। अगर आप इसे साझा करने को तैयार नहीं हैं तो हम इसके लिए नहीं पूछेंगे। हालांकि हमारा उद्देश्य यह नहीं है। इस पर हॉलमास्टर फैंग ने अपना सिर हिलाया। जिस प्रकार अधिकांश प्रतिष्ठित औषध विक्रेताओं की अपनी विशिष्ट औषधि निर्माण तकनीक होती है, उसी प्रकार अधिकांश प्रसिद्ध पशु प्रशिक्षकों के पास भी पशु वशीकरण के अपने अपने तरीके होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के स्वभाव और साधना तकनीक के आधार पर पशु वशीकरण के उनके अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ तक कि यदि वे दूसरे पक्ष की तकनीक सीख भी लें तो भी यह गारंटी नहीं है कि वे उसकी उपलब्धियों को दोहरा सकेंगे। किसी असंभावित संभावना के लिए उभरते हुए पशु प्रशिक्षक को नाराज करने के बजाय वे इस विषय पर बात न करना ही बेहतर समझते हैं। ऐसा तो नहीं है? झांग जुबान हैरान रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तीनों को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और तुम सब मुझसे इलाज करवाना चाहते हो? क्या तुम भी उसी तरह के लक्षणों से पीड़ित हो जैसे उस भयानक राक्षस को, यानी रात को नींद न आने की समस्या से? अगर सच में इतनी बुरी बात है तो तुम ग्रैंड मास्टर किंग ज्ञान की उपचार पद्धति आजमा सकते हो। खांसी ये शब्द सुनकर हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग अपनी लार में ही अटक गए। उन्हें अपने शरीर के निचले हिस्से में ठंडक का एहसास हुआ। तुम आखिर क्या सोच रहे हो? हमें बस आपकी मदद चाहिए। अगर हम आपको इसी तरह बकवास करने देते रहे तो कहीं हम सचमुच नपुंसक न बन जाएं। बात कुछ ऐसी है। झांग जुबान के इसी तरह बोलते रहने से अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के डर से हॉलमास्टर फैंग ने तुरंत बीच में दखल दिया। जैसे औषधालय संघ की कई शाखाएं हैं, वैसे ही पशुशाला की भी हैं। चूंकि आप आधिकारिक पशु प्रशिक्षक हैं, इसलिए मुझे शायद ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झांग जुबान ने सिर हिलाया। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों को पढ़ने के बाद झांग जुबान को बीस्ट हॉल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई थी। बीस्ट हॉल कोई एक इकाई नहीं थी, इसकी अनेक शाखाएं थीं, ठीक उसी तरह जैसे शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला की शाखा पूरी दुनिया में फैली हुई थी। हमारा बीस्ट हॉल एक टियर 2 किंगडम लेवल ब्रांच है और हम जुवानेवान किंगडम बीस्ट हॉल के अधिकार क्षेत्र में हैं।
विभिन्न शाखाओं में भी कई अलग अलग स्तर थे। शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला का पशु हॉल मुख्य रूप से आसपास के लगभग 1 दर्जन द्वितीय श्रेणी के राज्यों से संबंधित मामलों को संभालता था और इसे सबसे निचली श्रेणी की शाखा माना जाता था। शुवानयुवान साम्राज्य उस क्षेत्र का सबसे निकटतम राज्य था जिसे मान्यता प्राप्त थी। राज्यों को मान्यता प्राप्त स्तर 1, स्तर 2 और गैर रैंक वाले अर्थात देश को किसी गुरु का समर्थन प्राप्त नहीं है और यह रैंकिंग के लिए अयोग्य है के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। त्यानिक्सुआन साम्राज्य एक अवर्गीकृत साम्राज्य था, जबकि बेईवू साम्राज्य, जहां प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक शासन कर रहे थे, एक द्वितीय श्रेणी का साम्राज्य था। त्यानवू साम्राज्य, जिसमें 2 स्टार मास्टर शिक्षक थे, एक टिया एक साम्राज्य था। दूसरी ओर शुवानयुवान साम्राज्य में 3 सितारा गुरु थे, इसलिए इसे प्रतिष्ठित साम्राज्य का दर्जा प्राप्त था। प्रतिष्ठित साम्राज्य होने के नाते यह अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक विशाल परिवहन पोर्टल बनाने के योग्य था। इस प्रकार इसने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की और इसकी राष्ट्रीय शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई। जुवानयुवान साम्राज्य हर 5 साल में एक बार पशु वशीकरण प्रतियोगिता आयोजित करता है और यह विभिन्न अधीनस्थ पशुशालाओं से युवा पशु वशीकरणकर्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। हॉल मास्टर फैंग ने समझाया, चूंकि आप आधिकारिक तौर पर हमारे शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला पशुशाला में पशु प्रशिक्षक बन चुके हैं, इसलिए आपको हमारी शाखा का सदस्य माना जाता है। मुझे आशा है कि आप हमारी पशुशाला के नाम पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पशु को वश में करने की प्रतियोगिता। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये पशु संरक्षण प्रतियोगिता आसपास के राज्यों के विभिन्न प्रतिभाशाली पशु संरक्षकों को एक साथ लाती है और यदि आप समूह में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए विजयी होते हैं तो पशु सभा में आपका बहुत सम्मान होगा और आपको प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव संसाधन लगाए जाएंगे। साथ ही हमारी शाखा की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इतना कहने के बाद हॉल मास्टर फैंग ने उम्मीद भरी नजरों से झांग जुवान की ओर देखा। झांग जुवान को इस तरह के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। हॉल मास्टर फैंग की ओर देखते हुए उसने पूछा, प्रतियोगिता कब है? अगर प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली होती तो झांग जुवान उन्हें तुरंत स्वीकार कर देता। इस समय उनकी मुख्य प्राथमिकता अपने शरीर में मौजूद घातक जहर से निपटना और मास्टर टीचर की परीक्षा देना थी। उसने पशु प्रशिक्षक की परीक्षा केवल इसलिए दी थी ताकि उसे अपने पशु वाहन का उपयोग करने पर शुल्क में छूट मिल सके। यह आयोजन 6 महीने बाद शुवानयुवान राजमहल शहर में होगा, हॉल मास्टर फैंग ने कहा। 6 महीने बाद? तब मुझे देखना होगा कि मेरे पास समय होगा या नहीं। झांग जुवान ने तुरंत सहमति देने की हिम्मत नहीं की। वह खोखले वादे नहीं करना चाहता था। अपनी कम उम्र के बावजूद आप पहले ही 2 स्टार पशु प्रशिक्षक के स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप चिकित्सा पद्धति में निपुण हैं और एक कुशल शिक्षक के शिष्य हैं। यदि आप प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो आप निश्चित रूप से उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। झांग जुबान पर उनकी बातों का कोई असर न देखकर हॉल मास्टर फैंग ने अपना तुरुप का पत्ता फेंकने का फैसला किया। इसके अलावा अगर आप प्रतियोगिता जीतते हैं तो आपको उदार पुरस्कार मिलेंगे। इनाम मायने नहीं रखते, बस बात यह है कि उस दौरान मैं शायद व्यस्त रहूं। झांग जुबान ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोग निराश हो गए। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी निराशा में डूबे रह पाते, दूसरे पक्ष की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अरे हाँ, वैसे इसके क्या फायदे हैं? अध्याय 262, मोह्यू का मार्गदर्शन, स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। प्रतियोगिता के पुरस्कार हर बार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमेशा बहुत उदार रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप बीस्ट हॉल की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उच्च स्तरीय राज्यों में अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है। उनका प्रश्न सुनकर हॉल मास्टर फैंग ने जल्दी से जवाब दिया। दरअसल पिछले चैंपियन ने 3 स्टार मास्टर टीचर का ट्यूटलेज जेड टोकन और फ्लोइंग वाटर बीस्ट टैमिंग मेथड मैनुअल जीता था। क्या आप इसे प्रचुरता कहते हैं? झांग जुबान अवाक रह गई। उसने सोचा था कि चैंपियन को कोई अविश्वसनीय खजाना मिलेगा, लेकिन एक 3 स्टार मास्टर टीचर ट्यूटलेज जेड टोकन और एक जानवर को वश में करने की गुप्त पुस्तिका, उसके लिए ये सब बेकार थे। अगर मैं चैंपियनशिप जीत जाऊं और मुझे उनके पुरस्कार न चाहिए हों तो क्या मैं उन्हें किसी और चीज़ से बदल सकता हूं? कुछ पल हिचकिचाने के बाद झांग जुबान ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। हॉल मास्टर फैंग ने हैरानी भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसके लिए भी एक 3 सितारा गुरु का ट्यूटलेज जेड टोकन एक अनमोल खजाना था। क्या वह इससे भी संतुष्ट नहीं था? क्या वह अब भी इससे भी अधिक मूल्यवान किसी चीज़ की कामना करता है? क्या मैं इनके बदले कुछ साधना तकनीक की नियमावली ले सकता हूँ? झांग जुबान ने पूछा। खेती की तकनीक संबंधी नियमावली? उनमें से कुछ? तीनों पशु प्रशिक्षकों के चेहरों पर विशाल प्रश्न चिन्ह छाए हुए थे। क्या आपको लगता है कि खेती की तकनीक की नियमावली बाजार में पत्ता गोभी की तरह होती है? क्या आप उनमें से कुछ एक साथ मांग रहे हैं? झांग जुबान ने सिर हिलाया। हाँ, जोंगशी स्तर की साधना तकनीकों की नियमावली। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो तो बेहतर होगा। वास्तव में अगर संभव हो तो मुझे 1000 पुस्तकें चाहिए। 1000 किताबें? सभी के शरीर डगमगा रहे थे। उन्हें लगा कि झांग जुबान के कुछ का मतलब लगभग 1 दर्जन होगा। लेकिन 1000 किताबें? क्या तुम पूरे पशुशाला की सारी दौलत लूटने की कोशिश कर रहे हो? आप किस स्तर की साधना तकनीक की तलाश कर रहे हैं? हॉल मास्टर फैंग ने पूछे बिना नहीं रह सके। साधना तकनीकों के विभिन्न स्तर थे। स्तर जितना ऊंचा होता था तकनीक उतनी ही मूल्यवान होती थी। एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक को ढूंढना ही काफी मुश्किल था, तो ऐसी 1000 तकनीकों को ढूंढना तो और भी कठिन होगा। ओह, मुझे स्तर को लेकर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी स्तर से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस जोंगशी क्षेत्र की साधना तकनीक की बहुत सारी नियमावली चाहिए। यह सभी लोग अचंभित रह गए। यदि झांग जुबान के लिए स्तर को लेकर कोई आवश्यकता नहीं है तो साधना तकनीक की नियमावली वास्तव में सस्ती है, जबकि जोंगशी क्षेत्र की गुप्त नियमावली स्तर 1 और 2 राज्यों में मूल्यवान है। वे वास्तव में उच्चतर राज्यों में ज्यादा काम की नहीं है। जिसके पास पर्याप्त सोने के सिक्के हों वह इन्हें आसानी से खरीद सकता है। क्या ये व्यक्ति वास्तव में इसके बदले एक 3 स्टार मास्टर टीचर ट्यूटलेज जेड टोकन का व्यापार करना चाहता है? ये खजाने की बहुत बड़ी बर्बादी थी। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित राज्यों में भी 3 सितारा गुरु सर्वोच्च स्थान पर थे।
उनके उपदेश अनगिनत साधकों के लिए स्वप्न समान थे, और फिर भी झांग जुबान ऐसे ज्ञान के बदले कुछ बेकार साधना तकनीकों को क्यों लेना चाहता था? ऐसा क्यों लगता है कि झांग जुबान मोती के बजाय सीप का खोल चुन रही थी? ये जानना आवश्यक है कि एक साधक केवल एक ही साधना विधि का अभ्यास कर सकता है। यदि वह अपनी साधना विधि बदलना चाहता है तो उसे शुरू से ही शुरुआत करनी होगी। अगर झांग जुबान ने किसी शक्तिशाली साधना तकनीक की मांग की होती तो शायद वे इसे समझ पाते, लेकिन गुणवत्ता पर कोई मांग न रखना, इस तरह तो वह अपनी साधना को बर्बाद ही कर देगा। इन तथ्यों को जानकर तीनों पशु प्रशिक्षकों ने झांग जुबान को अजीब निगाहों से देखा। इस पशु प्रशिक्षक झांग की पसंदें वाकई हद से ज्यादा विचित्र थीं। अगर आपकी टीए से संबंधित कोई विशेष आवश्यकता नहीं है तो आपका अनुरोध पूरा करना वास्तव में उतना मुश्किल नहीं है। उन्हें इसे मंजूर कर देना चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको पहले 20 टैमिंग प्रतियोगिता जीतनी होगी। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद हॉलमास्टर फैंग ने अपना सिर हिलाया। पहले भी ऐसा हो चुका था कि किसी ने पशु संरक्षण प्रतियोगिता का पुरस्कार किसी और चीज से बदल लिया था, जब तक उस वस्तु का मूल्य पुरस्कार से बहुत अधिक न हो और वह उनकी सामर्थ्य के भीतर हो, और ये देखते हुए कि इसे उन्हें एक प्रतिभाशाली पशु संरक्षिका का सद्भाव प्राप्त होगा। पशु सभा को कोई आपत्ति नहीं होती थी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, झांग जुबान ने जवाब दिया। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, साधना तकनीकों को इकट्ठा करना उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। उसे आखिरकार सर्वोपरि राज्यों की ओर प्रस्थान करना ही था, और ऐसे में बीस्ट हॉल का समर्थन मिलना उसके लिए सबसे अच्छा साबित होता। बहुत बढ़िया, तो हम 6 महीने बाद शुवान रॉयल सिटी में मिलेंगे। झांग जुबान की सहमति सुनकर तीनों पशु प्रशिक्षकों की आंखें तुरंत चमक उठीं और वे उत्तेजना में अपनी मुठ्ठियां भींचने लगे। उनका शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला पशुशाला हर बार प्रतियोगिता में सबसे निचले पायदान पर रहा था। अब एक प्रतिभाशाली पशु प्रशिक्षक के उनके दल में शामिल होने से वे अन्य पशुशालाओं को चौंका सकते हैं। पशु वशीकरण प्रतियोगिता से संबंधित मुद्दे को सुझाने के बाद उन्होंने कुछ देर और बातचीत की। हालांकि उन्होंने इसे बातचीत कहा, लेकिन उनका असली मकसद दूसरे पक्ष से जानकारी निकलवाना था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि वे दूसरे पक्ष से कुछ भी नहीं निकलवा पा रहे हैं तो उन्होंने इस मामले को यहीं छोड़ देने का फैसला किया। जब भी कोई अहम मोड़ आता, वह व्यक्ति अज्ञानता का नाटक करता। वे उसके इस व्यवहार से परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अगर आप कहते हैं कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन गुरुओं के वरिष्ठ और गुरुओं के शिष्य होने के नाते आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि गुरुओं की परीक्षा कैसे होती है ना? या कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आत्मा की गहराई को कैसे बढ़ाया जाए, है ना? अंत में पता चला कि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी दक्षता को देखते हुए आपको कम से कम कुछ बुनियादी चिकित्सा ज्ञान तो होना ही चाहिए, है ना? फिर भी आपको कुछ भी कैसे नहीं पता? हम इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप पहले से ही 2 स्टार बीस्ट टैमर हैं। फिर भी आपको हवाई जंगली जानवर की सवारी करना और बीस्ट हॉल की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसे भी बर्दाश्त कर लिया, तो फिर उस सवाल का क्या जब हमने आपसे पूछा कि बीस्ट फॉरेस्ट कितना बड़ा है, उसमें कितने प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक हैं और एक पशु प्रशिक्षक कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे सकता है? आप अपनी इस हरकत में कुछ ज़्यादा ही आगे तो नहीं बढ़ रहे? अगर आप हमें कुछ नहीं बताना चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए। हर बात से अनजान होने का नाटक करना, क्या यह मजेदार है? पहले जब तुम किसी जानवर को काबू करते थे, गरजते आसमान के राक्षस का इलाज करते थे, दवाएं बनाते थे और सबको थप्पड़ मारते थे, तब ऐसा लगता था मानो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस समय तुम मूर्खों जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें इस हालत में देखकर कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि तुम्हें पहचान विकार डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। कुछ देर और बातचीत करने के बाद तीनों पशु प्रशिक्षक झांग जुबान को और बर्दाश्त नहीं कर सके और जल्दी से विदा ले ली। अरे मत जाओ, मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। झांग जुबान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपनी युद्ध तकनीकों का प्रयोग करते हुए तीनों आकृतियां पल भर में धुंधली होकर बिना किसी निशान के गायब हो गईं। जो भी उनसे बात करना चाहे बेझिझक कर सकता है। हम हताशा से मरना नहीं चाहते। संक्षिप्त बातचीत में मैंने काफी कुछ सीखा। तीनों के विचारों से बेखबर झांग जुबान उठते हुए सोचने लगा। हॉलमास्टर फैंग और अन्य लोग भले ही मात्र पशु प्रशिक्षक थे, लेकिन उन्हें आसपास के राज्यों की शक्तियों और स्थिति की अच्छी समझ थी। वे विभिन्न व्यवसायों के बारे में काफी जानकार थे और उनके शब्दों ने उनके ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया था। यद्यपि ये दुनिया उतनी आधुनिक नहीं थी जितनी कि झांग जुबान की मोक्ष प्राप्ति से पहले की दुनिया थी, फिर भी यहाँ युगों से संचित ज्ञान उसकी पिछली दुनिया के ज्ञान से कहीं अधिक गहन था। झांग जुबान को पारंगत हुए अभी केवल 20 दिन ही हुए थे और उनकी सोच अभी तक इस दुनिया के अनुरूप पूरी तरह से ढल नहीं पाई थी। इसलिए उन्हें कई मामलों में स्पष्टता नहीं थी और इन अनुभवी लोगों से बात करना उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में अत्यंत सहायक साबित हुआ। कई दिनों की यात्रा और बीस्ट हॉल में घटी घटनाओं के बाद झांग जुबान थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। एक शिष्य के मार्गदर्शन में वह अपने लिए निर्धारित निवास की ओर चल पड़ा। निवास स्थान पर पहुंचने पर उसने प्रवेश द्वार पर एक सुंदर और आकर्षक आकृति देखी जो किसी चित्र की याद दिलाती थी। मोयू। झांग जुबान अचंभित रह गई। यह कोई और नहीं था, ये वही प्रतिभाशाली महिला थी जिसने पूरे दिन उससे मुकाबला किया था, त्यानवु साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी मोयू। पशु प्रशिक्षक झांग जुबान को देखते ही मोयू तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ गया। शाओजी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? झांग जुबान ने संदेह से पूछा। जब उसने हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का इलाज पूरा किया तब तक सूर्यास्त हो चुका था और उसके बाद उसने तीनों पशु प्रशिक्षकों से लगभग 4 घंटे तक बातचीत की। आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10 बज चुके थे। ऐसे समय में वह प्रवेश द्वार पर क्यों इंतजार कर रही थी? हाँ बिल्कुल सही, कोई ऐसी बात है जिसे मैं कितना भी सोच विचार कर लूँ समझ नहीं पा रही, इसलिए मैं खुद आपसे इसके बारे में पूछने आई हूँ। मोयू ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, जब कड़ाही फटने की कगार पर थी तब आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि उसमें गोलियां पहले ही बन चुकी थीं? मोयू ने झांग जुबान को घूर कर देखा।
चाहे वह कितना भी सोच विचार कर ले, वह ये समझने में असमर्थ थी कि उसने ये कैसे किया। एक आधिकारिक औषध विक्रेता होने के नाते वह भली भांति जानती थी कि गोली बनाना कितना कठिन काम है। समय में एक पल की भी चूक सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय कर सकती थी। कड़ाही के विस्फोट के ठीक उसी क्षण गोली का बनना एक अविश्वसनीय संयोगी हो सकता था। हालांकि मुयू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसे इस बात पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। ये सब अवास्तविक सा लग रहा था। ये तो किस्मत है, झांग जुबान ने लापरवाही से कहा। स्वर्गपथ के पुस्तकालय की निगरानी में झांग जुबान को कड़ाही के विस्फोट के समय और गोली के निर्माण की पूरी जानकारी थी। हालांकि वह सच का खुलासा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बहाना बना लिया। किस्मत, मोयू ने सिर हिलाया। दवा बनाने में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर पशु प्रशिक्षक झांग मुझे इस बारे में बता सके तो मैं सचमुच उनकी आभारी रहूंगी। कई व्यवसायों में हाथ आजमाने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मोयू के पास ज्ञान की प्रबल इच्छा थी। शुरू में तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन लौटने के बाद उसने उस मामले को याद करने की कोशिश की और उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष को औषधीय जड़ी बूटियों की अच्छी समझ थी और आग पर उसका नियंत्रण उसके शिक्षक से भी कहीं बेहतर था। ये जानना जरूरी है कि उनके शिक्षक एक द्वितीय श्रेणी के शिखर ग्रैंड मास्टर औषध विक्रेता थे। त्यानवु साम्राज्य में भी उनका असाधारण व्यक्तित्व था। एक ऐसी लड़की जो 20 साल की भी नहीं है, अपनी सम्मानित शिक्षिका से श्रेष्ठ साबित हो रही है। ये कैसे संभव है? इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि झांग जुबान ने छल का प्रयोग किया था। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी उसके कारनामे की व्याख्या नहीं कर सकती। इसलिए उसने ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद में यहाँ की यात्रा की। क्या आप मुझसे सीखना चाहते हैं? शुरू में झांग जुबान को लगा कि कुछ बेतुके बयानों के बाद दूसरा पक्ष पीछे हट जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरा पक्ष गंभीर भाव से उसकी ओर देखता रहा। जी हाँ, मैं सचमुच आपसे सीखना चाहता हूँ। मोयू ने झांग जुबान को गंभीरता से देखा और दूसरे पक्ष के रवैये से संतुष्ट होकर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। राजकुमारी जैसा घमंड न दिखाते हुए वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना सिर झुकाने को तैयार थी। उनकी विनम्रता और ज्ञान की तीव्र प्यास को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने इतने सारे व्यवसायों में महारत हासिल की। चूंकि आप सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको और अधिक बताऊंगा। जो लोग सीखने की सच्ची इच्छा रखते थे, उनके प्रति झांग जुबान ने अपने ज्ञान को लेकर कोई स्वार्थ नहीं दिखाया। अपने दोनों हाथ पीठ पीछे रखकर उन्होंने कहा, दवा बनाना औषधीय जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर उनके औषधीय गुणों को निखारने की एक कला है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय जो कड़ाही फटी थी वह त्यानवु साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित हिमंदी पर्वत की हिमंदी धातु से बनी थी। इसे बनाने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी थी और पूरी प्रक्रिया में 39 दिन लगे थे। हालांकि इसे किसी आधिकारिक लोहार ने नहीं बनाया था, फिर भी यह एक प्रसिद्ध 5 महीने के कारीगर के हाथों से बनी थी। कई बार परिष्करण के बाद यह असाधारण रूप से मजबूत हो गई थी। हालांकि इस बिंदु पर उनका लहजा अचानक बदल गया। तुमने इस कड़ाही से कुल 18 बार गोलियां बनाई हैं और 7 बार कड़ाही के फटने के संकेत मिले थे। हालांकि अंततः अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें दबा दिया गया, लेकिन दबाव ने कड़ाही को नुकसान पहुंचाया, जिससे कड़ाही के अंदरूनी हिस्से में कई दरारें पड़ गईं। अगर सिर्फ इतना ही होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 महीने पहले तुमने इसका उपयोग करके एक आइस सोल पिल बनाई थी। उस समय की बची हुई ठंड और सेरिंग सन पिल बनाने की गर्मी के टकराव ने कड़ाही को काफी नुकसान पहुंचाया। कड़ाही को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसमें जैम की एक प्रकार की जादुई परत लगानी चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण कड़ाही में कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। भले ही इस बार यह फटी न हो, लेकिन इसके लंबे समय तक टिकने की संभावना कम ही है। अब जब हमने कड़ाही का काम पूरा कर लिया है, तो चलिए उस वातावरण के बारे में बात करते हैं जहां गोलियां गड़ी गईं। चूंकि यह शरद ऋतु की शाम थी, इसलिए आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा था। जब आपने पहली बार गोलियां गड़ना शुरू किया तो आपने अपनी अग्नि नियंत्रण की महारत दिखाने की जल्दबाजी में कड़ाही को ठीक से गर्म नहीं किया और आंच तेज कर दी। हालांकि ये देखने में आकर्षक लग रहा था, लेकिन यह अपनी ही कड़ाही को नष्ट करने के बराबर था। इस पर झांग जुबान ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुयू शियाओ जी, क्या मैंने जो कहा वह सच है? यह कांपते हुए मुयू का निचला जबड़ा जमीन पर गिर गया। अध्याय 263, विश्वकक्ष की ओर, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मोयू को उसका कड़ाहा उसके गुरु ने तब उपहार में दिया था जब उसने पहली बार प्रथम श्रेणी की औषधि परीक्षा उत्तीर्ण की थी। याद करने पर पता चलता है कि उसने उस कड़ाहे से 18 बार दवाइयां बनाई थीं, जिनमें से 7 बार कड़ाहे के फटने के संकेत मिले थे। हर बार उसके गुरु ने उसके भीतर की उग्र ऊर्जा को नियंत्रित करने में उसकी मदद की थी, और उसने 1 महीने पहले एक आइस सोल पिल बनाई थी। दूसरे पक्ष की बातें बिल्कुल सच थीं। सिर्फ उसके कड़ाहे को देखकर ये सब बता पाना वाकई अद्भुत। मोयू अविश्वास से कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रही हो। बेशक ये तो सिर्फ बुनियादी बातें हैं, इनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कड़ाही कब फट सकती है, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह वास्तव में कब फटेगी, विस्फोट कितना तीव्र होगा और कड़ाही कितने समय तक टिकेगी। दूसरे पक्ष को चुप देखकर झांग जुबान ने बोलना जारी रखा। इसे जानने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का ज्ञान एक निश्चित स्तर तक होना आवश्यक है। सेरिंग सन पिल के मुख्य घटक 9 यांग गुण वाली औषधीय जड़ी बूटियां हैं। केवल इन 9 जड़ी बूटियों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखकर और उन्हें एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित करने देकर ही ऊर्जाओं के टकराव को रोका जा सकता है। एक बार संतुलन बिगड़ जाए तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बम जलाने के समान होगा। पहले जब आपने औषधीय जड़ी बूटियों को रखने के लिए मेरे निर्देशों का सख्ती से पालन किया था, तब कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 17वें चरण में आपने जड़ वाली घास को आधा सांस पहले रख दिया। 11वें चरण में सोलर फ्लेमवुड और 14वें चरण में गोल्डन सनफ्लावर ने एक दूसरे के प्रभाव को कम कर दिया। उस समय कड़ाही की स्थिति को देखते हुए उनके सार को आपस में घुलने मिलने में क्रमशः 12 और 7 सांसें लगी, और यही अगली औषधीय जड़ी बूटी डालने का आदर्श और एकमात्र समय था।
जब आपने जड़ वाली घास डाली तो दोनों औषधीय जड़ी बूटियां अभी आपस में मिली नहीं थीं और दोनों औषधीय जड़ी बूटियों का यांग गुण अभी भी एक दूसरे को बेअसर कर रहा था। इस प्रकार ऐसा लगा जैसे आपने कोई बम जला दिया हो और एक शॉक वेव उत्पन्न हुई। शॉक वेव की शक्ति गोलियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसने टूटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसके बाद जब मैंने आपको बाकी सभी सामग्रियां डालने और गोलाबारी बढ़ाने के लिए कहा तो वास्तव में यह आने वाले प्रभाव के साथ साथ कड़ाही की मजबूती का अनुमान लगाने के लिए था। मेरी गणना के आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि गोली बनने तक कड़ाही में काम करना संभव है, इसलिए मैंने आपको काम जारी रखने के लिए कहा है। इस बिंदु पर झांग जुबान रुका और शांत भाव से मोयू की ओर देखा। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? नहीं, बस इतना ही। मोयू सदमे से उबर नहीं पा रही थी। उसे लगा था कि यह कोई गुप्त तकनीक थी जिसकी मदद से दूसरे पक्ष ने दवा की जालसाजी की स्थिति का सटीक आकलन कर लिया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने वाकई कोई तकनीक इस्तेमाल की थी जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, लेकिन वह उसे सीख नहीं सकती थी। इसमें इतने सारे कारक शामिल थे कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। उपकरण, औषधीय जड़ी बूटी, ढलाई की तकनीक, वातावरण और यहाँ तक कि ढलाई के दौरान मन की स्थिति। गणना करते समय उसे इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। एक भी गलती का मतलब पूरी तरह से गलत उत्तर हो सकता था। कुछ समय पहले तक वह सोच रही थी कि वह कड़ी मेहनत करके दवा बनाने के क्षेत्र में दूसरे पक्ष से जल्द ही बराबरी कर लेगी, लेकिन इस समय उसे एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर है कि वे एक ही राह पर भी नहीं हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरा पक्ष गर्भनिरोधक गोलियों पर हुई बहस में सफल क्यों हो गया। गोलियों की जालसाजी के बारे में उसकी जानकारी ही उसे हताश करने के लिए काफ़ी थी। अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। बहुत कोशिशों के बाद मोयू को चकमा देने में सफल होते देख झांग हुआन ने राहत की सांस ली। सच तो यह है कि वह भी इनमें से कुछ नहीं बता सकता था। अगर स्वर्गपथ के पुस्तकालय की बात न होती, और उसकी तो बात ही छोड़िए, तब तो 5 सितारा औषध विक्रेता भी केवल उन छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर गोली बनने और कड़ाही में विस्फोट होने के क्षण का विश्लेषण नहीं कर पाता। ऐसा करने के लिए कम से कम 6 स्टार होटल होना आवश्यक है। पशु प्रशिक्षक झांग, एक पल रुकिए। जब मोयू ने देखा कि दूसरा पक्ष घर में प्रवेश करने ही वाला है तो उसने जल्दी से चिल्लाया, मैंने सुना है कि आप त्यानवु साम्राज्य जा रहे हैं। आप कैसे जानते हो? जैसे ही उसने सवाल पूछा उसे एहसास हो गया कि यह यून ताओ ही होगा। हालांकि उनका इस तथ्य को छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं रेड लॉर्ड स्विच की ओर जा रहा हूँ। रेड लॉर्ड स्विच काफ़ी दूरस्थ स्थान है और वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। क्या आप जहर हॉल की तलाश में हैं? मोयू ने पूछा। शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला हरी भरी थी और अनगिनत खूंखार जानवरों से भरी हुई थी। इसके विपरीत लाल कमल पर्वतमाला मानो भयंकर ज्वालाओं से झुलस गई हो और वहाँ कुछ भी न बचा हो। व्यवहारिक रूप से कोई भी साधक वहाँ जाना नहीं चाहता था। परिणामस्वरूप किंवदंती के अनुसार पहाड़ों की गहराई में एक विषगृह छिपा हुआ था और वहाँ के विष विशेषज्ञों ने आसपास घातक विष फैला रखा था। जो भी लाल कमल पर्वतमाला की गहराई में प्रवेश करता वह विष से ग्रसित हो जाता और शीघ्र ही मर जाता। किसी को भी पक्का पता नहीं था कि यह सच था या नहीं, क्योंकि जो भी लोग विषगृह की ओर जाते थे वे कभी वापस नहीं लौटते थे। समय बीतने के साथ यह एक ऐसा निश्चित क्षेत्र बन गया जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस प्रकार यह एक दूरस्थ इलाका बन गया जिससे हर कोई बचना चाहता था। झांग जुबान के वहाँ जाने का कारण शायद वह विषगृह ही था। क्या तुम पॉइजन हॉल के बारे में जानते हो? झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। झांग जुबान ने रेड लॉर्ड स्विच में स्थित विष हॉल के बारे में केवल लियूशी और अन्य लोगों से ही सुना था और वे भी इसके अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं थे। इसलिए मोयू से यह बात सुनकर वह तुरंत उत्तेजित हो गया। कहा जाता है कि रेड लॉर्ड स्विच में एक विषगृह है, लेकिन किसी को भी उसका सटीक स्थान नहीं पता। मोयू ने सिर हिलाया। जब तक वह वहाँ है तब तक ठीक है, मैं उसे आखिरकार ढूंढ ही लूंगा, झांग जुबान ने हंसते हुए कहा। जब तक उस पहाड़ी पर वास्तव में कोई पॉइजन हॉल मौजूद था तब तक उसे ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में झांग जुबान स्वर्गपथ पुस्तकालय के नक्शे का उपयोग करके विष कक्ष के स्थान की पुष्टि करने का प्रयास करेगा। सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता के कारण भले ही झांग जुबान सटीक स्थान का पता न लगा पाए, वह कम से कम गलत स्थानों से बच सकेगा, और वह स्थान जिसमें कोई खामी न हो वही सही स्थान होगा। वैसे लाल कमल पर्वतमाला कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर आप इसके हर एक एकड़ की तलाशी लेंगे तो थकान से मर जाएंगे। इसके अलावा विषगृह के आसपास जानलेवा जहर मौजूद है। अगर आपको सही जगह मिल भी जाए तो भी बिना किसी मार्गदर्शक के आपके लिए अंदर जाना नामुमकिन है। इस बिंदु पर मोयू एक पल के लिए रुकी और अपनी खूबसूरत आंखों से झांग जुबान को घूरने लगी। अगर आप पॉइजन हॉल जाना चाहते हैं तो मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम? झांग जुबान चौंक गया। क्या तुम्हें विष कक्ष में प्रवेश करने का कोई तरीका पता है? मुझे तो कोई तरीका नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे पता है, मोयू ने रहस्यमय ढंग से हंसते हुए कहा। ओह! झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोयू के इतने अच्छे संपर्क होंगे। अगर वह उन्हें इसमें शामिल करवा दे तो उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर तुम मुझे गोलियां बनाना सिखाओगे तो मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले जाऊंगी। कैसा रहेगा? मोयू ने झांग जुबान को ध्यान से देखा। ठीक है, झांग जुबान ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तो फिर हम कब रवाना होंगे? कल सुबह। ठीक है, क्या आपके पास कोई हवाई खूंखार जानवर है? झांग जुबान ने उसकी ओर देखा। स्टीलफैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट ने हाफ जेजुन हासिल कर लिया था और उसके पास अविश्वसनीय गति थी। अगर उसका हवाई खूंखार जानवर उसका मुकाबला नहीं कर पाता तो वह उसे धीमा कर देती। आप? दूसरे पक्ष का सवाल सुनकर मोयू की आंखें कांप उठीं। उसके दांतों के आपस में टकराने की आवाज़ सुनाई दी और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या तुम जानबूझकर मेरे घावों पर नमक छिड़क रहे हो? उसके चेहरे के भाव देखकर ही झांग जुबान को याद आया कि एक समय उसके पास एक खूंखार हवाई जानवर था, बस उसी ने उसके लिए उसे धोखा दिया था। ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट पर सवारी करना चाहोगे?
स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का शरीर इतना विशाल था कि वह एक साथ 7 से 8 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। उन शब्दों को सुनने के बाद ही मुयू के चेहरे के भावों में सुधार हुआ। हालांकि ये सुधार ज़्यादा देर तक नहीं रहा। द हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट मेरा पालतू जानवर है। अगर आप इस पर सवारी करना चाहते हैं तो आपको शुल्क देना होगा। जब यह जोंगशी स्तर पर था तो त्यानवू साम्राज्य की यात्रा के लिए लगभग 20 ब्लेडस्टोन लगते थे। अब जब यह हाफ जिजुन स्तर पर पहुंच गया है तो इसकी गति काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए मैं आपसे दुगुना शुल्क लूंगा, 40 ब्लेडस्टोन। थोड़ी देर हिसाब लगाने के बाद झांग जुवान ने कहा, कल तक रकम तैयार कर लें और अग्रिम भुगतान कर दें, वादे से मुकरना मत। बीस्ट हॉल में मौजूद किताबों में 20 ब्लेडस्टोन के बारे में जानकारी थी। सोने के सिक्कों की तरह ये बीस्ट हॉल्स में इस्तेमाल होने वाली एक आम मुद्रा थी। 20 ब्लेडस्टोन जंगली जानवरों में ब्लडलाइन एवोल्यूशन शुरू करने में बेहद उपयोगी था। एक साधक हवा से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसी दौरान एक खूंखार जानवर ने 20 ब्लेडस्टोन को खा लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोयू लड़खड़ा गया। जिस तरह से आप इतने सारे व्यवसायों में निपुण हैं, क्या आपको इतना लालची होना जरूरी है? ये जानते हुए कि इस व्यक्ति से बात करने मात्र से ही उसका खून खौल उठेगा, उसने गुस्से से मरने से पहले ही वहां से चले जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद दूसरी तरफ से आ रही फुसफुसाहट उसके पीछे गूंजने लगी। आजकल लोग बड़े कंजूस हो गए हैं। भले ही वो कहती है कि वो मेरी आभारी है, लेकिन जैसे ही मैं पैसों की बात करता हूँ वो चुप हो जाती है। अब तो वो मेरे हवाई जहाज पर मुफ्त में बैठने की भी उम्मीद कर रही है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मेरी उम्मीदें बेवजह बढ़ा दी। सोचो, तुम एक राजकुमारी हो, क्या कोई राजकुमारी अपने पैसे देने में आनाकानी कर सकती है? तुम झांग जुबान, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात स्पष्ट करो। किसके पास पैसा नहीं है? मोयू खुद को और रोक नहीं पाए और अचानक मुड़ गई। जैसे ही वह उस आदमी का सामना करने वाली थी, उसने सिर हिलाया और आह भरते हुए घर में प्रवेश कर गया। धिक्कार है, तुम बदबूदार झांग जुबान, धिक्कार है झांग जुबान, बस तुम इंतजार करो। उसे घर के अंदर जाते देख मोयू ने कुछ पल के लिए गुस्से से हवेली की ओर देखा और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जिस तरह से वह गुस्से में थी, उसे देखते हुए आज रात उसका सो पाना मुश्किल था। थकान महसूस करते हुए झांग जुबान घर में प्रवेश करने के बाद सीधे बिस्तर पर चली गई। रात खामोशी से गुजरी। फिर अगली सुबह 2 सितारा पशु प्रशिक्षक का प्रतीक चिन्ह निवास स्थान पर भेजा गया। अपने भंडार में निवास स्थान को रखते हुए झांग जुबान ने कुछ व्यवस्थाएं की। शेनबीरू का उद्देश्य झांग जुबान को पशुशाला तक ले जाना था और फिर त्यानिक्सुआन राजनगर लौटना था। पहले तो उसने उसे हरे रंग के चील पर लिफ्ट देने का इरादा किया था, लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। इसलिए झांग जुबान ने उसे सोने के अलॉयड पैंथर पर लिफ्ट देने का फैसला किया। 2 महान वायु भयंकर प्राणियों, हरे रंग के चील और आकाश में दहाड़ने वाले राक्षस की शक्तियों से युक्त स्वर्ण मिश्रित पैंथर उसके किसी काम का नहीं था, बल्कि ये शेनबीरू के लिए कहीं अधिक सहायक सिद्ध होता। कम से कम त्यानिक्सुआन शाही शहर में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक तरह से ये झांग जुबान का उस यात्रा के दौरान उसके प्रति दिखाई गई देखभाल और चिंता के लिए आभार व्यक्त करने का तरीका था। शेनबीरू से व्यवस्था करने के बाद झांग जुबान गरजते आकाश दानव के प्रांगण की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पीठ पर एक कमरे जैसी संरचना बनी हुई है। ये धातु से गढ़ी गई थी और गरजते आकाश दानव के शरीर के अनुरूप ढली हुई थी। इस प्रकार उड़ान के दौरान हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, ये हिलती नहीं थी। पशु संग्रहों पर सवार अधिकांश लोगों की साधना शक्ति प्रबल नहीं थी और तीव्र गति से यात्रा करते समय उनके गिरने का खतरा बना रहता था। इसलिए पशु सभा ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन कक्षों को वायुमान खूंखार पशुओं पर तैयार किया था। द हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का शरीर विशाल था और मानो इसी बात को दर्शाते हुए उसकी पीठ पर बना ढांचा लगभग 6 से 7 मीटर चौड़ा था। उसमें मेज, कुर्सियां और बिस्तर थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि कोई हवा में उड़ रहा हो। 2 लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि विरिडेसेंट ईगल के अंदर होने पर भी यह जरा भी तंग महसूस नहीं होगा। विदाई। झांग जुबान ने हॉल मास्टर फैंग और अन्य लोगों को विदाई दी और फिर कमरे में चली गई। स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट के शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए और 2 इंसान और 2 जानवर हवा में उड़ गए। बीस्ट हॉल और शुवानलुओ पर्वत श्रृंखला को निहारते हुए जो हर पल छोटी होती जा रही थी, झांग शुवान मुस्कुराया। पॉइजन हॉल, मैं आ रहा हूँ। अध्याय 264, स्वर्ग के पथ का भेस बदलने की कला, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। सफेद बादल तैरते हुए गुजर रहे थे और हवा सीटी बजा रही थी। स्टील फैंग हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट का विशाल शरीर आकाश में उड़ गया। हाफ जिजुन की शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही अन्य खूंखार जानवर तुरंत भय से भाग गए। उस खूंखार जानवर की पीठ पर बने आवास में झांग जुबान और मोयू एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हवा में इतने सारे खूंखार जानवर मंडरा रहे हैं। अगर गरजते आसमान के राक्षस न होते तो भले ही हमारी सुरक्षा को कोई खतरा न होता, फिर भी हमें उनसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। मोयू ने खिड़की से बाहर असीम आकाश को निहारते हुए कहा। झांग जुबान ने सहमति में सिर हिलाया। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के माध्यम से झांग जुबान को इस मामले में कुछ समझ प्राप्त हुई थी। हवाई अंतरिक्ष देखने में भले ही शांत और सुरक्षित प्रतीत होता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जमीन की दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं था। अंततः बलवान ही दुर्बलों का शोषण करते रहे। यदि जिस खूंखार जानवर पर सवार व्यक्ति सवारी कर रहा था वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो संभावना थी कि अन्य खूंखार जानवर उसे निशाना बनाकर हमला कर देंगे। यही कारण था कि जंगली जानवरों की कीमत उनकी साधना के स्तर के साथ साथ तेजी से बढ़ती गई। जितनी बात गति की थी, उतनी ही बात सुरक्षा की भी थी। जहर हॉल को खोजने के लिए हमें पहले रेड लोड सिटी जाना होगा। एक रात आराम करने के बाद मोयू आखिरकार अपने गुस्से को दबाने में कामयाब रही और फिर से अभिमानी और निर्मम राजकुमारी के रूप में लौट आए। रेड लोड सिटी, जी हाँ, ये लाल कमल पर्वतमाला की तलहटी में बसा एक प्राचीन शहर है। पहाड़ों में प्रवेश करने के लिए इस शहर से होकर गुजरना पड़ता है। जिस व्यक्ति का मैंने पहले जिक्र किया था वह इसी शहर में रहता है। मोयू ने सिर हिलाया। क्या वह विश्व विशेषज्ञ है?
झांक जुबान ने पूछा। नहीं, वह जड़ी बूटियों का राजा है, मोयू ने जवाब दिया। जड़ी बूटियों का राजा? झांक जुबान हैरान रह गया। चाहे दवाएं बनाने के लिए हो या बीमारियों के इलाज के लिए, औषधीय जड़ी बूटियों की बहुत मांग थी। जड़ी बूटी के व्यापारी वे लोग थे जिनके इन औषधीय जड़ी बूटियों की खेती, खरीद और बिक्री करने वालों से विशेष संबंध थे। पॉइजन हॉल की भयावह प्रकृति को देखते हुए एक जड़ी बूटी के राजा का उससे संबंध क्यों होगा? ये राज्य का एक गोपनीय रहस्य है। मैंने बस संयोगवश लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुन लिया। मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए समझाया। विश हॉल पहाड़ों की गहराई में छिपा हुआ है। हर साल अनगिनत लोग विश्वविद्या सीखने की उम्मीद में पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश विषैली धुंध के कारण मर जाते हैं। अफवाह है कि विश हॉल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका जड़ी बूटी के राजाओं के माध्यम से है। इसका कारण यह है कि विश हॉल को विष बनाने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने और साथ ही अपने विष को बेचने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता होती है। और ये बिचौलिए ही जड़ी बूटी के राजा हैं। रेड लॉर्ड सिटी में कुल 13 जड़ी बूटी के राजा हैं और जिसके पास मैं आपको ले जा रहा हूँ वह उन सभी में सबसे महान है। महान जड़ी बूटी राजा। महान जड़ी बूटी राजा लाल कमल शहर में औषधीय जड़ी बूटियों के प्रवाह को नियंत्रित करता है और अगर किसी का विषशाला से कोई संबंध है तो वह निश्चित रूप से वही होगा। हालांकि मोयू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सुना है कि महान जड़ी बूटी राजा काफी उम्रदराज हो चुके हैं और एकांतवास में चले गए हैं। उनसे मिलना और उन्हें हमें विषशाला तक ले जाने के लिए राजी करना हमारे लिए लगभग असंभव होगा। असंभव? आपने कहा था कि आप मुझे विषशाला ले जाएंगे। झांक जुबान अवाक रह गई। इस व्यक्ति ने कहा था कि वह मुझे विषशाला ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन पता चला कि महान जड़ी बूटी राजा से मिलना तो नामुमकिन है और उससे भी बड़ी बात, उनके द्वारा मुझे वहां ले जाना भी असंभव है। ये कैसी मदद है? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम उस व्यक्ति को ढूंढो। जहां तक तुम्हारी उससे मिलने और उसे मनाने की बात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मोयू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। क्या तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करते? देखो मैं तुमसे कैसे बदला लूंगा। अरे ऐसा ही लगता है। ध्यानपूर्वक याद करने पर यह सच था कि दूसरी पार्टी ने केवल इतना ही कहा था कि वह उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाएगी जो विषगृह का रास्ता जानता हो। उसने कभी यह नहीं कहा था कि वह उसे विषगृह तक ले जाएगी। झांक जुबान को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसने दूसरे पक्ष को गोलियां बनाने में मार्गदर्शन तो किया, लेकिन बदले में उसे बहुत कम जानकारी मिली। शुरू से ही तो वो दूसरों को धोखा देता आ रहा था। ये सोचना भी गलत था कि ये आदमी उसे मात दे देगा। फिर भी झांक जुबान को ज्यादा फिक्र नहीं थी। अपनी पिछली स्थिति की तुलना में कम से कम अब उसे यह पता था कि उसे काम कहाँ से शुरू करना चाहिए। और मोयू को लगा था कि उसकी बात सुनकर सामने वाला घबरा जाएगा, लेकिन अंत में उसने सिर्फ आह लगता है ऐसा ही है कहा और चुप हो गया। चुपके से उसकी ओर देखते हुए उसने देखा कि सामने वाले के चेहरे पर एक शांत भाव था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि दूसरा पक्ष आपसे मिलने से इनकार कर सकता है? कुछ देर बाद मोयू अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाए। मैंने कहा था कि महान जड़ी बूटी राजा काफी उम्रदराज हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। फिर भी यह आदमी जरा भी परेशान क्यों नहीं है? बेशक मैं चिंतित हूँ, झांक जुबान ने जवाब दिया। तो फिर तुम? मोयू आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या चिंता होने पर तुम ऐसे ही दिखते हो? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अपना समय बर्बाद करने के बजाय मैं इस बारे में सोच सकता हूँ कि आप मुझे मेरा पैसा कब देंगे। इस पर झांक जुबान ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी होने का तुम्हारा रूप धारण किया गया हो? वरना तुम इतनी गरीब कैसे हो सकती हो? बिना शुल्क चुकाए तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि मेरे पशु वाहन पर सवार हो जाओ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोयू का दुबला पतला शरीर हिंसक रूप से डगमगा रहा था। पहले तो उसे लगा कि उसने आखिरकार झांक जुबान पर जीत हासिल कर ली है और उसके चेहरे पर दिख रहे गुस्से को निहार सकेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत वह पूरी तरह शांत दिखाई दिया। दूसरी ओर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। धत्तेरी की, मुझे पता था कि इस आदमी के मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। लगता है मुझे भविष्य में उससे बात करने से बचना चाहिए, वरना उसके शब्दों से मेरी मौत होने में बस कुछ ही समय बाकी है। मोयू ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सामने वाले की बात अनसुनी करने का फैसला किया और मुंह फुला लिया। उफ, कर्जदार होने के बावजूद तुम मुझे इसके बारे में बात नहीं करने देते। आजकल लोग इतने बेदर्द क्यों हो गए हैं? कुछ बुदबुदाते हुए झांक जुबान ने अपनी पीठ सीधी की। आप? मोयू को इस व्यक्ति के पीछे रेड लॉर्ड सिटी आने का गहरा अफसोस हुआ। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसे नाराज करने के डर से हमेशा संभल कर व्यवहार करता था। फिर भी यह आदमी अपने हर शब्द से उसे चिढ़ाने में कामयाब हो जाता था। ऐसा लगता था मानो उसे दिल का दौरा पड़ने से पहले चैन नहीं मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसे लगा कि 2 दिन की इस यात्रा में वह गुस्से से मर जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और जैसे किसी स्तब्धता में डूबा हुआ था। वह क्या कर रहे हैं? शुरू में मोयू को लगा कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए नाटक कर रहा है। हालांकि उसकी यह तंद्रा पूरे दिन तक बनी रही और थकान से उसकी आंखें लाल हो गईं। ये सोचकर कि दूसरे पक्ष का उसे चिढ़ाने के लिए इतनी हद तक जाना असंभव है, वह असमंजस में पड़ गई। दूसरों को उकसाने की बात करें तो यह व्यक्ति अपने शब्दों से ही हत्या करने में सक्षम था। प्रतिभा के मामले में यहाँ तक कि प्रसिद्ध प्रतिभाशाली मोयू भी उनके मुकाबले के नहीं थे। बुद्धि के मामले में वह एक तरह से बेसुध सा था। आखिर वह क्या कर रहा था? अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरते हुए उसे एहसास हुआ कि वह उसके बारे में जितना अधिक जानती है उतना ही कम उसे समझ पाती है। दूसरे पक्ष की उलझन से बेखबर झांक जुबान स्वर्गपथ के पुस्तकालय के अंदर किताबों को पढ़ने में पूरी तरह से मग्न थी। चूंकि उसकी चेतना पूरी तरह से पुस्तकालय में डूबी हुई थी, इसलिए बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी स्तब्धता में हो। झांक जुबान मन में एक विचार मात्र से पुस्तकालय में मौजूद प्रतियों तक पहुंच सकता था।
हालांकि पुस्तकालय में संग्रहित होने के बावजूद ये ज्ञान वास्तव में उसका नहीं था। वह अभी भी हर परिस्थिति में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में असमर्थ था। 20 दिनों से अधिक समय तक इस संसार में रहने के बाद झांग जुवान को यह एहसास हो गया था कि यदि उसे सच्चा गुरु बनना है तो उसे केवल स्वर्गपथ के पुस्तकालय पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे और अधिक पुस्तकें पढ़नी होंगी और अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। पर्याप्त ज्ञान होने पर ही वह और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। हालांकि स्वर्ण पुस्तक पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की सामग्री को अपने ज्ञान में समाहित करने का प्रभाव रखती है, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। वैसे भी चूंकि झांग जुवान के पास अर्धजोंगशी स्तर की साधना के लिए स्वर्गपथ दिव्य कला नहीं थी और वह स्वतंत्र था, इसलिए उसने कुछ और पुस्तकें पढ़ने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का सोचा। शायद यह आगे चलकर उसके लिए उपयोगी भी साबित हो। हम ये सोचकर हैरानी होती है कि तियानिक्सुआन साम्राज्य के पुस्तक संग्रह में भेष बदलने पर इतनी सारी किताबें होंगी। राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में एकत्रित असंख्य पुस्तकों को देखते हुए झांग जुवान अचानक एक विशेष पुस्तक अलमारी के सामने रुक गया। उस पर 1000 से अधिक किताबें रखी हुई थीं और वे सभी किसी व्यक्ति के रूप रंग को बदलने और भेष बदलने के बारे में थीं। मैंने सुना है कि जब सम्राट शेनजुई युवा थे तब उन्होंने एक बार पूरी दुनिया की यात्रा की थी। क्या उन्होंने ये पुस्तकें तब एकत्र की होंगी? आखिरकार एक सम्राट होने के नाते बहुत से लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। उनके लिए भेष बदलना कहीं अधिक सुरक्षित होता। झांग जुवान के मन में एक विचार आया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट शेनजुई ने युवावस्था में स्वयं को प्रशिक्षित करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए विश्व यात्रा की थी। हालांकि यदि वे अपने मूल रूप में उस समय घूमते तो संभवतः उनके शत्रु उन्हें मार डालते। आखिरकार सिंहासन का आकर्षण बहुत अधिक होता है। उस एक सीट के लिए खून के रिश्ते वाले भाई भी एक दूसरे की बेरहमी से हत्या कर देते थे। जब सम्राट शेनजुई विश्व यात्रा कर रहे थे तब उनकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई थी। संभवतः उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूप बदलने और भेष बदलने वाली इन पुस्तकों का संग्रह किया था। यहाँ इतनी सारी किताबें हैं तो शायद मैं स्वर्ग के मार्ग की एक गुप्त नियमावली बना सकूं। ऐसा सोचते हुए झांग जुवान ने पुस्तकों में उचित सामग्री को व्यवस्थित करना शुरू किया। जल्द ही वे आपस में मिलकर एक पुस्तक बन गईं। इसने काम किया। झांग जुवान की आंखों में खुशी की एक चमक झलक उठी। भेष बदलने की कला इरादे पर आधारित होती है। गोलियों से अपना रूप बदलना और अपनी आवाज़ दबाना वास्तव में भेष बदलने का सबसे घटिया तरीका है। एक सच्चे भेष के लिए व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। ये पुस्तक स्वयं को भेष बदलने के ज्ञान से भरी हुई थी। कुछ पन्ने पलटने के बाद झांग जुवान कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब वह झांग जुवान के वेश में था तब लियू लिंग और अन्य लोगों को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। इस किताब को पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका वेश कितना घटिया था। तियानिक्सुआन साम्राज्य में शक्तिशाली विशेषज्ञों की कमी के कारण ही कोई भी उसके भेष को पहचान नहीं पाया। अन्यथा भले ही ये तियानवु साम्राज्य न होता, झांग जुवान का भेष किसी भी अन्य द्वितीय श्रेणी के साम्राज्य में उजागर हो जाता। उसने बहुत जल्दी पूरी किताब पढ़ ली। भले ही ये भेष बदलने की सिर्फ बुनियादी बातें हैं, फिर भी मैं ज्यादातर लोगों से अपना चेहरा छिपाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि तियानिक्सुआन साम्राज्य की पुस्तकों में भेष बदलने की केवल बुनियादी बातों का ही वर्णन था, लेकिन इन बातों में महारत हासिल करने के बाद झांग जुवान आसानी से अपना रूप इस हद तक बदल सकता था कि यहाँ तक कि ल्यूशी और अन्य लोगों को भी इसे पहचानना मुश्किल हो जाता था। रूप बदलने की इस विधि में मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों को हिलाकर रूप बदला जाता है। किसी और के लिए इस तकनीक को सीखना लगभग असंभव है, क्योंकि शरीर की हर एक मांसपेशी को नियंत्रित कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल अलग बात है। स्वर्गपथ स्वर्ण शरीर साधना करने के बाद मेरे शरीर की मांसपेशियों में अत्यधिक लचीलापन आ गया है और मैं उन्हें अपनी इच्छानुसार हिला सकता हूँ। झांग जुवान ने धीरे से मुस्कुराया। स्वर्गपथ भेष कला को पढ़कर ही झांग जुवान ने लगभग इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। इस समय भेष बदलने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किए बिना भी झांग जुवान आसानी से अपना रूप बदल सकता था और किसी को भी कुछ गड़बड़ का पता नहीं चलता था। इस क्षमता के बल पर यदि झांग जुवान किसी को हराने में असमर्थ भी होता तो वह अपना रूप बदलकर उससे बच सकता था। इसका मतलब यह था कि झांग जुवान को जीवित रहने का एक और साधन मिल गया था। हम पहुंच गए। झांग जुवान अभी अपनी भेष बदलने की तकनीक का परीक्षण करने ही वाला था कि तभी मोयू की आवाज गूंज उठी। खिड़की से बाहर देखते हुए झांग जुवान को अपनी आंखों के सामने विशाल पर्वत दिखाई देने लगे। पूरी पर्वत श्रृंखला कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई थी। बंजर भूमि पर हरियाली का नामो निशान नहीं था और इसकी लाल सतह रेत और चट्टानों से ढकी हुई थी। क्या ये रेड लोट्स रिज है? भौगोलिक भूभाग का उतार चढ़ाव क्षितिज की ओर फैला हुआ था और एक नज़र में उसका अंत दिखाई नहीं देता था। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में एक विशाल लाल कमल फैला हुआ हो। मोयू के इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं था कि यूं ही इधर उधर भटकने से हॉल का पता लगाना असंभव होगा। इतनी विशाल पहाड़ी को देखते हुए जानबूझकर छिपाए गए विश हॉल को खोजना वास्तव में कठिन होगा। बिल्कुल सही, वह सामने वाला शहर रेड लोट सिटी है, मोयू ने इशारा करते हुए कहा। उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए झांग जुवान ने सुबह के सूरज की रोशनी में एक प्राचीन दिखने वाला शहर देखा। अध्याय 265 महान जड़ी बूटी राजा का निवास स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। तियानिक्सुआन राजनगरी के विपरीत यह नगरी लाल रंग की ईंटों से निर्मित थी और यह संपूर्ण रेड लोट्स रिज के साथ पूर्णतया घुल मिल जाती थी, जिससे यह अत्यंत प्राचीन प्रतीत होती थी। आकार में ये काफी छोटी थी और इसकी तुलना बीस्ट हॉल से नहीं की जा सकती थी। रेड लोट सिटी तियानवु साम्राज्य से भी पुरानी है। कहा जाता है कि इसका इतिहास 3000 साल से भी अधिक पुराना है और ये तियानवु के आसपास के लगभग 1 दर्जन देशों के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापारिक केंद्र था। हालांकि विश हॉल के प्रभाव के कारण कोई भी यहाँ लंबे समय तक रहने को तैयार नहीं है। इसी वजह से इसका पतन होता चला गया और अब यह उन तृतीय श्रेणी के शहरों के भी बराबर नहीं है। मोयू ने समझाया। रेड लोट सिटी तियानवु साम्राज्य का हिस्सा था और तियानवु साम्राज्य की राजकुमारी होने के नाते मोयू इसके इतिहास से भली भांति परिचित थी। द हॉवलिंग फिरमेंट बीस्ट और विरिडेसेंट ईगल बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं और अगर हम इस तरह प्रवेश करेंगे तो हमें अवांछित मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हम पैदल ही प्रवेश करें।
लाल कमल नगरी सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर मात्र थी, फिर भी यह औषधीय जड़ी बूटियों और विषयों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इसी कारण आसपास के राज्यों से विशेषज्ञों का भारी आवागमन होता था। हरे रंग के चील और आकाश में दहाड़ने वाले दानव के विशाल आकार को देखते हुए यूं ही प्रवेश करना उनके लिए अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता था। शक्ति के लिहाज से हाफ जिजुन वोइंग फर्मेंट बीस्ट को हराने वाले बहुत कम लोग थे। हालांकि शहर में जहर के माहिरों के छिपे होने की संभावना थी और उन पर ध्यान आकर्षित करना खतरनाक साबित हो सकता था। झांक जुबान और अन्य लोग सीधे हमले से तो नहीं डरते थे, लेकिन जहर का इस्तेमाल करने वाले छुपकर किए जाने वाले हमलों से खुद को बचाना उनके लिए मुश्किल होता। ठीक है, झांक जुबान ने जवाब दिया। उसने हाउलिंग फिरमेंट बीस्ट को शहर से कुछ दूरी पर उतारा और दोनों जानवरों को निर्देश दिया कि वे ज्यादा दूर न भटके। फिर वह मुयू के साथ रेड लॉर्ड सिटी की ओर चल पड़ा। प्राचीन इमारतों से घिरे इस प्राचीन शहर की सड़कों पर चलते हुए ऐसा महसूस हुआ मानो वे अतीत में चले गए हों। छोटा शहर होने के बावजूद सड़कों पर काफी भीड़ थी। लंबी सड़कों के किनारे विक्रेता कतारों में खड़े थे और उनके सामने औषधीय जड़ी बूटियों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। इनमें से कई जड़ी बूटियां ऐसी थीं जो आमतौर पर किसी अन्य बाजार में नहीं मिलती। मुरझाती धरती की घास, महीन टिड्डा, 5 विषैले रेशम के धागे। जड़ी बूटियों पर सरसरी नजर डालते ही झांक जुबान ने उनमें से काफी को पहचान लिया और भौहें सिकोड़ लीं। इन औषधीय वस्तुओं में घातक विष मौजूद था। इनका उपयोग उपचार और दवा बनाने में बहुत कम होता था और झांक जुबान ने इसे इतनी बड़ी मात्रा में बिकते हुए पहली बार देखा था। यहाँ जरूर जहर के माहिर लोग होंगे। केवल विष विशेषज्ञ ही इन वस्तुओं का विशाल भंडार रखते थे। साधारण औषध विक्रेताओं और चिकित्सकों को इतनी अधिक मात्रा में इनका भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ विष के उस्ताद हैं, लेकिन अगर वह तुम्हारे सामने विष नहीं बनाएगा तो तुम उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाओगे, मो यू ने कहा। झांक जुबान ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुओं के विपरीत विश्वविद्या के उस्ताद की क्षमताएं उनकी साधना से स्वतंत्र होती हैं। कभी कभी एक दिखने में शक्तिहीन बच्चा या लड़खड़ाती बूढ़ी औरत भी ऐसा विष बना सकती है जिसे जोंगशी जैसे शक्तिशाली गुरु भी सहन नहीं कर पाते। इसीलिए विश्वविद्या के उस्तादों को पहचानना मुश्किल था। भले ही कोई उच्च स्तर की साधना वाला व्यक्ति जहरीली जड़ी बूटियां खरीदे, जरूरी नहीं कि वह विश्वविद्या का उस्ताद हो। वहीं दूसरी ओर एक साधारण और नाजुक दिखने वाली महिला एक प्रसिद्ध हत्यारी भी हो सकती है। अगर आप किसी विष विशेषज्ञ की तलाश में हैं तो आप यहाँ औषधीय जड़ी बूटियां बेच सकते हैं। अगर आप 3 से 5 साल तक लगातार प्रयास करते रहें तो शायद आपको कोई मिल जाए, मो यू ने कहा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं लेकिन अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वे किसी विष विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में प्रवेश पाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि सफल होने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। 3 से 5 साल, झांक जुबान ने सिर हिलाया। तब तक तो शायद मैं मर चुका होऊंगा, तो क्यों ना अभी मुझे चाकू से वार करके मार डाला जाए। हालांकि स्वर्गपथ के पुस्तकालय से किसी व्यक्ति का पेशा पता चल जाता था, लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि दूसरे पक्ष को पहले एक युद्ध तकनीक का प्रयोग करना होता था, अन्यथा वह व्यक्ति बेहोश हो जाता था। अगर झांक जुबान यहाँ किसी को बेहोश करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दूसरे लोग उसे पागल समझकर भगा सकते हैं। चलिए पहले महान जड़ी बूटी राजा की तलाश करते हैं, ये सोचते हुए झांक जुबान ने कहा। दरअसल हमारे पास एकमात्र सुराग महान जड़ी बूटी राजा ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महान जड़ी बूटी राजा को विषशाला का पता होने और विश्व विशेषज्ञों से परिचित होने के बावजूद सभी लोग यहाँ औषधीय जड़ी बूटियां क्यों बेचते हैं? मोयू ने झांक जुबान को घूर कर देखा। यह महान जड़ी बूटी राजा से मिलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मोयू ने अपना सिर हिलाया। फिर भी हमें इसे एक बार आजमा कर देखना चाहिए। झांक जुबान को भी पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। शायद दूसरी पार्टी उससे मिल जाए। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, महान जड़ी बूटी राजा को नाराज करना ठीक नहीं है। भले ही आपकी साधना कमजोर न हो, फिर भी यहाँ चुपचाप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, मोयू ने सलाह दी। चिंता मत करो, मैं जल्दबाज इंसान नहीं हूँ, झांक जुबान ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। दूसरे पक्ष को सहमत होते देख मोयू आगे आगे चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह यहाँ की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हो, जैसे कि वह पहले भी इस लाल कमल नगरी में आ चुकी हो। लगभग 1 घंटे बाद उनके सामने एक विशाल हवेली दिखाई दी। लाल ईंटों से बना, पन्ना रंग की छत वाला, हरे भरे पेड़ों और एक सुंदर धारा से घिरा ये महल, जिसमें कुछ आधुनिक तत्व भी शामिल थे, इस प्राचीन शहर में बेमिल सा लग रहा था। कई पहरेदार गर्व से दरवाजे पर खड़े थे, जिनसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। टोनबक्सुआन क्षेत्र। एक नज़र में ही झांग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। प्रवेश द्वार पर तैनात सभी रक्षक टोनबक्सुआन क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के विशेषज्ञ थे। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में इस स्तर के विशेषज्ञ अपने एक कदम से ही पूरे भूभाग को हिला देने में सक्षम थे, लेकिन यहाँ वे महज रक्षक बनकर रह गए। यह महान जड़ी बूटी राजा का महल है, मोयू ने झांक जुबान से मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्पष्टीकरण के बिना भी झांक जुबान पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, एक युवक अपने 2 सेवकों के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचा और एक नामपत्र आगे बढ़ाया। मैं द्वितीय श्रेणी के बैली साम्राज्य का राजकुमार किंग यू हूँ। मैं महान जड़ी बूटी राजा से मिलने आया हूँ। दूसरे स्तर का बैली साम्राज्य बेइवु साम्राज्य के समकक्ष दर्जा रखता था। ये त्यानिक्सुआन साम्राज्य से काफी बड़ा और अधिक शक्तिशाली था। माफ कीजिए, मालिक ने हमें सभी मेहमानों को वापस भेजने का निर्देश दिया था, एक गार्ड ने भावहीन होकर कहा और उसका रास्ता रोक दिया। बेशर्मिली, हमारे स्वामी द्वितीय श्रेणी के राज्य के राजकुमार हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके रास्ते में बाधा डालने की? युवक के पीछे खड़े एक सेवक ने गरजते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए उसने दहाड़ लगाई, रास्ते से हट जाओ। रेड लॉर्ड सिटी में हमारे पुराने स्वामी ही सर्वोच्च सत्ताधारी हैं। सम्राट स्वयं भी आ जाएं तो भी हम उन्हें भगा देंगे, और जाहिर है वे तो द्वितीय श्रेणी के राज्य के राजकुमार हैं। यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे दुर्व्यवहार के लिए हमें दोष मत देना। पहरेदारों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक झटके में उन सभी ने अपनी तलवारें निकाल लीं।
तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये शब्द सुनते ही दरबारी क्रोधित हो उठा। वह आगे बढ़ा और सीधे रक्षक की गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। तभी आसपास तेज हवा चलने लगी। टोनगक्सुआन क्षेत्र मध्यवर्ती चरण। वह सेवक वास्तव में टोनगक्सुआन स्तर का मध्यवर्ती स्तर का विशेषज्ञ था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना अहंकारी व्यवहार क्यों कर रहा था। टोनगक्सुआन स्तर के मध्यवर्ती चरण में व्यक्ति के पास 200 डिंग की शक्ति होती है। इससे पहले कि उसके हाथ रक्षकों तक पहुंच पाते, उसकी हरकतों के परिणामस्वरूप संपीड़ित हवा से एक तीखी चीख निकल गई। क्या आप महान जड़ी बूटी राजा के निवास में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं? बोलने वाला गार्ड एक कदम पीछे हट गया। तो क्या हुआ अगर मैं जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हूं? राजकुमार किंग्यू के दरबारी ने ठंडी आवाज में गुर्राया। वह पीछे हटने को तैयार तो नहीं था, बल्कि उसने अपनी हथेली में और भी अधिक ताकत लगा दी। अगर ऐसा है तो तुम अभी मर सकते हो। दूसरे पक्ष की गतिविधियों में बढ़ती हुई ऊर्जा को भांपते हुए गार्डों ने नाक सिकुड़ी और अपनी कलाई झटकाए। बहुत खूब। रिटेना तुरंत ही सफेद धुंध से ढक गया। आप इससे पहले कि रिटेना कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सफेद धुंध उसकी त्वचा के संपर्क में आ गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं। बस इसी क्षण उसका अंत हो गया। क्या किंग्यू और उसका बचा हुआ सेवक अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे भयभीत होकर जल्दी से पीछे हट गए। आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा सेवक उन दोनों से कहीं अधिक बलवान था, फिर भी वह दूसरे पक्ष को छूने से पहले ही मर गया। उन्होंने जो जहर इस्तेमाल किया था वह बेहद घातक था। भाग जाओ। उस दरबारी को मारने के बाद पहरेदारों ने उन दोनों को वहां से जाने का इशारा किया। इस बार यू किंग और उसके सेवक ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वे शव को अपने साथ लेकर जल्दी से चले गए। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। इस दृश्य को देखकर झांग जुबान का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरा पक्ष एक द्वितीय श्रेणी के राज्य का राजकुमार था, फिर भी पहरेदारों ने बिना किसी झिझक के उसके सेवक को जहर दे दिया। झांग जुबान ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोयू ने इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों लिया। यह महान जड़ी बूटी राजा वास्तव में एक कठिन और क्रूर व्यक्ति था। क्या आपके नाम का पत्र होने के बावजूद भी हमें प्रवेश नहीं मिलेगा? एक पल हिचकिचाने के बाद झांग जुबान ने पूछा। चाहे कुछ भी हो जाए, मोयू आखिरकार तियानवु साम्राज्य की राजकुमारी थी। उसकी प्रतिष्ठा किसी द्वितीय श्रेणी के राज्य के राजकुमार से कहीं अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। झांग जुबान के विचारों को समझते हुए मोयू ने अपना सिर हिलाया। रेड लॉर्ड सिटी नाम से तो तियानवु साम्राज्य का हिस्सा है, लेकिन असल में यह एक स्वतंत्र क्षेत्र है। अगर कोई राजकुमार स्वयं यहाँ होता भी तो भी वह यहाँ के मामलों में दखल नहीं दे सकता था, और मैं तो बस एक राजकुमारी हूँ। क्या आपने खुद नहीं देखा? अपने दरबारी को अपने सामने मरवाते हुए भी उस राजकुमार ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तो क्या चुपके से अंदर घुसना संभव है? चुपके से घुसना, ये तो और भी असंभव है। चूंकि महान जड़ी बूटी राजा इस शहर का संप्रभु बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास असाधारण साधन होंगे। अगर कोई इतनी आसानी से चुपके से घुस सकता है तो उसके महल में अनगिनत लोग आते जाते होंगे। मोयू ने कहा। यह सच है। झांग जुबान ने सिर हिलाया। महान जड़ी बूटी राजा के अराजक लाल कमल शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थिति को देखते हुए यदि कोई भी स्वतंत्र रूप से उसके महल में घुसपैठ कर सकता तो वह अब तक सैकड़ों बार मर चुका होता। एक और व्यक्ति मौत को दावत दे रहा है। क्या आपको लगता है कि महान जड़ी बूटी राजा के महल में प्रवेश करना इतना आसान होगा? कहा जाता है कि हवेली में केवल 3 प्रकार के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। जड़ी बूटियों के स्वामी, विश्व विशेषज्ञ और निमंत्रण पत्र वाले लोग। अन्यथा यहाँ समय बर्बाद न करना ही बेहतर है, वरना आप बिना कारण जाने ही मर सकते हैं। ये सही है। ... दूसरे दर्जे के राज्य के राजकुमार को भागते हुए देखकर आसपास के लोगों में दबी दबी चर्चाएं शुरू हो गईं। निमंत्रण पत्र? बूढ़े चाचा, क्या आपका मतलब यह है कि निमंत्रण पत्र वाला कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? बातचीत सुनकर झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। वह समूह के पास गया और एक सोने का नोट आगे बढ़ाया। ये सही है। सोने का नोट पकड़ते हुए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर निमंत्रण पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है? झांग जुबान ने पूछा। मुझे यह नहीं पता। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें अचानक कुछ याद आ गया और उन्होंने कहा, ओह, एक और तरह का व्यक्ति भी होता है जो निमंत्रण पत्र के साथ प्रवेश कर सकता है। ओह! झांग जुबान और मोयू का ध्यान आकर्षित हुआ। महान जड़ी बूटी राजा वृद्ध हैं और हाल ही में उनकी सेहत ठीक नहीं रही है। वे पिछले कुछ दिनों से चिकित्सकों को आमंत्रित कर रहे हैं और हाथ में चिकित्सक का प्रतीक चिन्ह लिए सभी आधिकारिक चिकित्सकों को महल में प्रवेश करने की अनुमति है। बुजुर्ग ने कहा। चिकित्सक? झांग जुबान ने बुजुर्ग की ओर देखा। क्या यहाँ कोई चिकित्सक संघ है? अन्य कई व्यवसायों की तरह चिकित्सकों के पीछे भी एक संगठन होता है जिसे फिजिशियन गिल्ड कहा जाता है। तियानक्सुआन साम्राज्य की दूरस्थ स्थिति के कारण वहाँ कोई चिकित्सक संघ नहीं था। यदि रेड लॉर्ड सिटी में ऐसा कोई संघ होता तो झांग जुबान चिकित्सक परीक्षा देने का प्रयास कर सकता था। यहाँ चिकित्सकों का संघ कैसे हो सकता है? ये सभी तो चिकित्सक हैं जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए यहाँ आए हैं। आगे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, देखो, वह व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है उसे चिकित्सक होना चाहिए। उसकी बात सुनकर झांग जुबान ने तुरंत हवेली की ओर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। मैं बेचिन साम्राज्य से द्वितीय श्रेणी का चिकित्सक नी युआन हूँ। महान जड़ी बूटी राजा ने मुझे आमंत्रित किया है। ऐसा कहते हुए उसने एक प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे एक गार्ड को सौंप दिया। मैं चिकित्सक नी युआन हूँ, कृपया इधर आइए। उस प्रतीक को देखते ही पहरेदारों ने जल्दी से झुककर उसके लिए रास्ता खोल दिया। धन्यवाद। चिकित्सक नी युआन हवेली में दाखिल हुए।